Hey everyone, in this lecture we are going to talk about the comprehension, right? अब देखो comprehension as a topic आपको क्या करता है, तकलीफ देता है, and now it won't be a nightmare, won't be a problematic thing for you. Why? Because we are trying to achieve 95+% accuracy in your comprehension के questions, ठीक है? Now how will you do that? मैं कोई भी आपको यहाँ पे वो सारे extreme words, वो सारे advices यहाँ पे नहीं देने आया हूँ, ठीक है? मैं कोई भी आपको यहाँ पे ट्रिक्स एलिमिनेशन ट्रिक देने नहीं आया हूँ, ठीक है? दो विल टॉक अबाउट दैट कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है, बट मैं उसके बेसिस पे आपको ये एक्यूरेसी गारंटी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? व्हाट आई विल टीच यू द लॉजिकल वे ऑफ डिडक्टिंग द कॉम्प्रहेंशन, ठीक है? हाउ विल वी डू दैट? लेट्स ट्राई टू टेक अ स्नीक पिक. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट सम गोल्डन रूल्स, ठीक है? इन रूल को आपको फॉलो करना है. आई टेल यू द रूल 1 by 1, ठीक है? कि क्वेश्चन को पहले पैसे से पहले पढ़ो. रेड फ्लैग्स क्या है, दैट वी शुड लुक फॉर रेड फ्लैग्स की किन किन चीज़ों को देख के हमें समझना है कि ये चीज़ें तो यार हमारे ऑप्शन को गलत कराएंगी. देन वी हैव टू लुक आउट फॉर ग्रीन फ्लैग्स कि अगर ये चीज़ें प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में, देन दोज ऑप्शंस आर मोर लाइकली टू बी करेक्ट. देन विल टॉक अबाउट कि फ्यू अदर गोल्डन रूल्स, एंड उसके बाद बात कर लेंगे हम लोग कि कीवर्ड्स. अब आपने देखा होगा कि पैसेज में लिखा होता है कि what is the most logical inference, what is the most logical assumption from the passage, what is the crux or central idea of the passage, what is the summary of the passage, what is the corollary of the passage, what is the implication of the passage. आपको क्या कन्फ्यूजन नहीं आता इसके ऊपर कि ये चीज़ें हैं क्या? what is the critical message of the passage. तो इन सब को बात करेंगे कि अगर ये चीज़ें हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्या सारी चीज़ें सेम है या डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो क्या डिफरेंस है, एंड डिफरेंस है तो किस तरीके से अप्रोच करने में डिफरेंस होगा, ठीक है? एक एक चीज़ को 1 by 1 करके बात करेंगे. एंड ट्रस्ट मी दिस लेक्चर विल बी ऑफ अराउंड 1 hour, ठीक है? लेकिन इतना करने के बाद आई कैन अश्योर यू, आई कैन गिव यू दी अश्योरिटी, गारंटी, प्रॉमिस, ठीक है, कि आपको सीसेट के कॉम्प्रहेंशन वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है? चाहे आप कितने भी वीक हो, चाहे आप कितने भी स्ट्रांग हो तो मेक इट स्ट्रॉन्गर, वीक हो तो मेक इट स्ट्रॉन्ग, ठीक है? लेट अस स्टार्ट. देखो इन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे उसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. ऐसा नहीं सिर्फ बताऊँगा, मैं आपको प्रैक्टिस करके भी दिखाऊंगा, उसको अप्लाई करके. देन कोरोलरी क्या होता है, उस पर एक सवाल सॉल्व करेंगे. फिर अजम्पशन के क्या रूल से सॉल्व करने के, देन अजम्पशन के क्वेश्चन को उन रूल को अप्लाई करके विल सॉल्व दोज अजम्पशन के क्वेश्चंस, ठीक है? कहाँ गया? एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. यस, तो अजम्पशन के क्वेश्चन को विल सॉल्व यूजिंग दिस टेक्निक्स, राइट? ठीक है, कहाँ गया? अजम्पशन, ये सॉल्व कर लेंगे. अजम्पशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पे आते हैं? अजम्पशंस पे ही आते हैं, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन किसके हैं? देखो अजम्पशंस, ठीक है? देन विल टॉक अबाउट द क्रक्स, सेंट्रल आइडिया, समरी. इसका रूल देख लेंगे क्या सॉल्व करना है, एंड देन विल अप्लाई दोज रूल्स. देखो क्रक्स, ठीक है? देखो क्रक्स, हियर इज सेंट्रल आइडिया, राइट? एंड देन इम्प्लीकेशन पूछता है ना, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? इम्प्लीकेशन पे सॉल्व करने का देख लिया हमने, ये इम्प्लीकेशन है ना, तो इसका एग्जाम्पल देख लिया. देन क्रिटिकल मैसेज क्या है, उस पर सवाल लगा लेंगे. देखो क्रिटिकल मैसेज, फिर देखो क्रिटिकल मैसेज, ठीक है? एंड देन यू विल नो ऑल द टेक्निक्स, एंड देन आपके पास सब कुछ होगा टू क्लियर सीसैट का कॉम्प्रहेंशन, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट. बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा एंड आराम से करेंगे, ठीक है? सो बी विथ मी एंड आई वॉन्ट योर 100% अटेंशन हेयर. तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्लीज़ थिंक कि आप भी सॉल्व कर रहे हो. इट्स नॉट जस्ट कि आई एम सॉल्विंग दिस, ठीक है? एंड वन टास्क आई वुड वांट यू टू डू इज़ दैट कि इसके बाद 2020 का कॉम्प्रहेंशन वाला पेपर सॉल्व करना जाके एंड अप्लाई ऑल दिस टेक्निक्स टू दैट पेपर, ठीक है? ओके, तो क्या मैं आपसे एक्सरसाइज एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2020 का पेपर आप सॉल्व करोगे, जो मैंने रूल यहाँ पे सिखाया इस लेक्चर को देखने के बाद, एंड यू विल सॉल्व दैट 2020 का आरसी का पेपर, और बताना मुझे टोटल कितने क्वेश्चन 27 के आसपास में थे. इस 27 में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं, ठीक है? लेट से आपके 25 करेक्ट हुए, 24 करेक्ट हुए, ठीक है? 24 और 27 जितने क्वेश्चन है उसमें से कितना आपका करेक्ट हुआ, लेट मी नो योर स्कोर इन द कॉमेंट बॉक्स. इट इज़ माई हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट टू यू. आई वॉन्ट टू नो दैट यू एक्चुअली डूइंग इट. दैट गिव्स मी बूस्ट एंड दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. इसको देख के सिर्फ नहीं रुकना है आपको, एट अ टाइम प्रैक्टिस करो, ठीक है? ओके, और कुछ बातें समझो कि इसको देखने के बाद 2020 का तो करोगे ही करोगे, 2023 का मत करना, क्योंकि ये मैं खुद कराऊंगा आपको, ठीक है? 2022 का करना है, 2021 का, 2020 का करना है, 2021 का मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है. जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए हैं 2021 के दिए हुए हैं, ठीक है? 2022 का, 2020 का, 2019 का, 2018 का, ये 4-5 साल के पैसेज को आपको करना है. लेट मी नो द स्कोर ऑफ द 2020 इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है? ओके, इतना कर लेंगे. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू दिस रूल्स. फर्स्ट रूल सेज कि रीड क्वेश्चन बिफोर द पैसेज. लेट अस से कि हमारा यहाँ पे लेट से कि एक पैसेज है, लेट्स सी वन पैसेज ओवर हियर. लेट्स से ये पैसेज है. अब पैसेज को पढ़ने से पहले व्हाट वी विल डू, विल सी द ऑप्शन फर्स्ट. हम पहले ऑप्शन को पढ़ लेंगे. अब ऑप्शन को पढ़ने से होगा क्या? ऑप्शन को पढ़ने से होगा कि मान लो क्या लिखा हुआ, सेडिशन, वॉर्स, ब्रीच ऑफ द लॉज आर इनएविटेबल इन एवरी डोमिनियन.
then it is not the people but the sovereign who is responsible for all the problems of any dominion. That dominion is the best for which pursue the aims of unity, laws and good for citizenship. And then D says कि it's impossible for men to establish a good dominion. Now what you can see कि यहाँ पे कुछ keywords हमें यहाँ पे we can notice. एक keyword तो कह रहा है sedition, war, ये सब बात कर रहा है. Then dominion देखो हर जगह repeat हो रहा है, dominion, ठीक है. एंड देन देयर इज कीवर्ड कॉल्ड एज सिटीजनशिप. तो ऐसे आपको अंडर इसको हाईलाइट करना है. डू नॉट शाई अवे फ्रॉम मेकिंग योर क्वेश्चन पेपर डर्टी बनाना है. डोमिनियन अगेन. तो व्हेन वी विल स्टार्ट रीडिंग दिस, मान लो सेडिशन यहाँ लिखा हुआ है तो मेरा सेडिशन पे सबसे पहले ध्यान यहाँ पे जाएगा. सेडिशन वॉर्स लिखा है तो यहाँ ध्यान जाएगा. सो व्हेन वी गो लाइक दिस, इट इज व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर डूइंग समथिंग कॉल्ड एज रिवर्स इंजीनियरिंग. नाउ व्हेन वी डू दैट विल रिमाइंड अस ऑफ दीज थिंग्स, राइट. तो अब व्हेन वी स्टडी दिस, व्हेन वी रीड दिस पैसेज, विल रीड दिस विद अ प्री डिस्पोजिशन कि दीज आर पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो कि हमें यहाँ पे नोटिस करने हैं, ठीक है. एंड दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस. इससे क्या होगा कि आपके कीवर्ड पे ध्यान जाएगा एंड योर रीडिंग स्पीड विल इंक्रीज, right, and you will find there those things and again come back here and then solve this. Okay, so the first rule was कि पहले पैसेज के क्वेश्चन को, ऑप्शंस को पहले पढ़ना है. बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन प्लस योर ऑप्शंस. ऑलराइट. एंड ऑल्सो यू हैव टू डू वन मोर थिंग कि कीवर्ड्स को हाईलाइट करना जो मैंने करा. देन यू हैव टू लुक आउट फॉर द रेड फ्लैग्स. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कि व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, बात करेंगे. देन यू हैव टू लुक आउट फॉर द ब्रॉडर ऑप्शंस. मान लो हमें 3-4 ऑप्शन है, इसमें से 2 को हमने एलिमिनेट कर दिया. नाउ इन 2 में हम अटके हुए हैं. नाउ वी हैव टू लुक कि इसमें से ज़्यादा ब्रॉडर कौन है. सपोज समथिंग इज टॉकिंग अबाउट द सिटीजन एंड सम ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट द इंटायर स्टेट और इंटायर सोसाइटी. नाउ टेल मी कि विच वन इज मोर ब्रॉडर. ये ज़्यादा ब्रॉडर है बिकॉज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट दैट विल इंक्लूड द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, ठीक है. सो दिस इज अ ब्रॉडर स्टेटमेंट. सो अगर 2 ऑप्शन के बीच में वी आर स्टक देन वी हैव टू गो विद द ब्रॉडर स्टेटमेंट. विल टॉक अबाउट दैट इन द एग्जाम्पल. ओके, नाउ अभी देखो इसको समझो, इसका एप्लीकेशन विल सी इन द कमिंग पैसेजेस. नाउ लुक आउट फॉर द स्मॉल पैसेजेस. देखो अब मान लो क्या होगा कि इन एग्जाम में आपके पास 27 के अराउंड पैसेजेस हैं. इसमें से कुछ पैसेजेस विल बी एक्सट्रीमली लेंदी एंड सम पैसेजेस विल बी स्मॉल, ठीक है. एंड दे हैव लेसर ऑप्शंस एंड स्मॉलर ऑप्शंस. दे आर ईजी पीजी. सो अगेन वी हैव टू लुक आउट फॉर द ईजी पीजी फर्स्ट, ठीक है. ओके, एंड इसके बारे में बात करेंगे. लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि डू नॉट शाई अवे फ्रॉम हिंदी ट्रांसलेशन इफ़ यू गेट स्टक. मान लो कोई वर्ड ऐसा मिल गया आपको जो कि यूपीएससी ने बाउंसर दिया है, तो डू नॉट शाई अवे कि इसका मीनिंग मुझे नहीं पता, उसके ऊपर ही हिंदी ट्रांसलेशन लिखा होता है. गो एंड सी द मीनिंग ओवर देयर, ठीक है. डू नॉट शाई अवे फ्रॉम हिंदी ट्रांसलेशन, यूपीएससी ने दिया है, यू मेक यूज़ ऑफ इट, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, क्या मतलब कहने का मतलब है. नो सी ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस जो मैंने लिया है यहाँ पे एग्जाम्पल में, आई हैव टेकन फ्रॉम विच ईयर 2021 टू गिव यू द एग्जाम्पल कि इसमें से कितने क्वेश्चन हैं. अब देखो एजम्पशन वाले क्वेश्चन में देखो क्या है बेसिकली कि मैंने कहा ना कि आपको छोटे ऑप्शन वाले देखने. देखो इसके ऑप्शन क्या, 2 ऑप्शन है इसमें और इसका पैसेज भी छोटा है. नो सी हियर इसके क्या ऑप्शंस ईजी हैं एंड पैसेज भी छोटा है, ठीक है. अगेन ऑप्शन छोटे हैं एंड पैसेज भी छोटा है, ईजी है. बट हाउ एवर लुक एट दिस अगेन 2021 का ही, ये सारे 2021 के, 2021 ओनली, और ये भी 2021 का है. बट इसका ऑप्शन देखो, पैसेज देखो एंड ऑप्शन देखो. 5 पैसेज है, 5 ऑप्शन है एंड द पैसेज इज ऑल्सो वेरी ह्यूज. ऑल्दो ये ईजी है, सॉल्व हो जाएगा. बट इनको हमें बी ऑप्शन मतलब कि पहले हमें ए वालों को करना है, छोटे वालों को पहले करना है, ठीक है. वो मैंने ABC करके बताया था ना आपको. सो इस तरीके की चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है. सो दीज आर द ईजी पीजी क्वेश्चंस. इनको पहले हमें वी हैव टू लुक आउट फॉर दीज क्वेश्चंस, ठीक है. एंड सो यहाँ से हमारा ये बेसिकली रूल तो खत्म हो गया. अब देखो विल टॉक अबाउट सम फ्यू मोर थिंग. व्हाट इज लॉजिकली रॉन्ग एंड एब्सर्ड कैन नेवर बी राइट. अब मान लो आपसे बोल दिया कि एक कोई इनिशिएटिव है, इसको करने से पूरी की पूरी पॉपुलेशन हेल्दी हो जाएगी, या कोई इनिशिएटिव लिया इस एप्लीकेशन से, इस इनिशिएटिव से द इंटायर स्टेट का करप्शन विल गो, टेररिज्म विल बी वैनिश कंप्लीटली. सो दिस आर एक्सट्रीम स्टेटमेंट विच आर लॉजिकली एब्सर्ड. किसी एक सिटीजन के सही हो जाने से क्या स्टेट का टेररिज्म या स्टेट का क्राइम कैन बी एलिमिनेटेड? नो. सो दिस इज लॉजिकली एब्सर्ड. सो लॉजिकली एब्सर्ड तो चाहे पैसेज में कुछ भी दिया हो, दे कैन नेवर बी राइट. हाउ कैन यूपीएससी से समथिंग विच इज लॉजिकली एब्सर्ड? तो लॉजिकली एब्सर्ड आपको लगता है तो उसको पहले देख के ही आपको काट देना है, बिकॉज दैट इज नॉट बिकॉज वी आर एलिमिनेटिंग इट. ये नहीं कि कैन नॉट देख के और ऑल देख के, मिनी देख के काट देना है, नहीं. देखो कि लॉजिकली अगर एब्सर्ड है देन कट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट राइट अवे, क्योंकि वो सही कभी हो ही नहीं सकता. ओके, नाउ कम हियर. लोग बोलेंगे कि लॉजिकली जो राइट स्टेटमेंट होते हैं विच मेक मोर सेंस, विच आर प्रोग्रेसिव, मार्क देम करेक्ट. नो, डोंट डू दैट. Always do cross check with the passage because they are not always right. Let us say they say कि climate change के let's say they say कि net zero emission के ये let's say for example renewable practices को achieve करने से net zero हम लोग achieve कर लेंगे and will be a climate smart country. So this is a progressive statement, but maybe the passage is not talking about that. Maybe they are asking about कि passage क्या बात कर रहे हैं. So we have to always cross check with the passage because what is
लॉजिकल दैट हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट बट नॉट नेसेसरी दे विल बी ऑलवेज राइट, ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स. ओके. एंड अगर मान लो आपकी स्पीड कम है पैसेज को पढ़ने की, देन व्हाट यू कैन डू फॉर दिस कि स्किम थ्रू द कीवर्ड्स. पहले ऑप्शन पढ़ो क्वेश्चन एंड यहाँ से कीवर्ड दिमाग में आ जाएगा आपके, कीवर्ड को हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, एंड देन व्हेन यू रीड द पैसेज योर माइंड विल ऑटोमेटिकली फोकस ऑन दोज कीवर्ड्स एंड योर स्पीड विल इंक्रीज. ठीक है. डू दिस एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 5 to 6 years of paper and trust me your speed and your comprehension का accuracy will increase significantly. Okay. Now we are going to take these keywords one by one and solve their questions accordingly. ठीक है. The first thing which says is inference. अब क्वेश्चन में आता है कि विच इज़ द मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस. अब इसको सॉल्व करने का तरीका समझो पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ स्ट्रिक्टली पैसेज बेस्ड. का क्या मतलब है कि जो भी ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर ये कोई सा भी ऑप्शन पैसेज से मिलता जुलता नहीं है देन यू विल मार्क दैट एज रॉन्ग. इवन इफ दे मेक सेंस, इवन इफ दे आर प्रोग्रेसिव, इवन इफ दे आर गुड, ठीक है, स्टिल इफ दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अगर पैसेज में उसके बारे में बात ही नहीं करी है देन दैट विल नॉट बी एन इन्फरेंस ऑफ द पर्टिकुलर पैसेज. ठीक है. इसमें हम लोग देखेंगे. नाउ खुद का दिमाग इसमें ज़्यादा नहीं लगाना. देखो 3-4 ही चीज़ें हैं कि पैसेज का, अगर खुद पैसेज के बेस पे जाना है देन हमें खुद का दिमाग नहीं लगाना है, राइट. अगर हमें सिर्फ पैसेज का सुनना है देन हमें खुद का दिमाग यहाँ लगाने का स्कोप कम हो जाता है, बिकॉज वट एवर वी थिंक विल गो एज पर द पैसेज. अगर मान लो ये इलॉजिकल है टोटली, तो इलॉजिकल तो हमेशा ही गलत होगा ना यार, चाहे पैसेज तो कभी इलॉजिकल बोलेगा ही नहीं. ठीक है. ओके. ना लुक आउट फॉर ब्रॉडर ऑप्शन, जो मैंने हमेशा बताया कि अगर यू आर स्टक बिटवीन 2 ऑप्शन देन ऑलवेज गो फॉर द ब्रॉडर ऑप्शंस. एंड समझना कि अजम्पशन का अपोजिट है इन्फरेंस. अजम्पशन का मतलब है कि आपको ये पैसेज दिया है, इस पैसेज के बेस पे आप क्या सोच पाते हो, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर अज्यूमिंग ऑफ इट. सो दिस इज समथिंग विच यू आर अज्यूमिंग, सो इट कैन बी अ बिट सब्जेक्टिव. हाउएवर इन्फरेंस इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव. ठीक है. तो इन्फरेंस को मैं बोलूँ तो इट इज़ मोस्टली ऑब्जेक्टिव इन नेचर विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स. ठीक है. फैक्ट बेस्ड है ये. अजम्पशन इज मोस्टली सब्जेक्टिव एंड ये आपके रीजनिंग के ऊपर है कि आप क्या सोच पाते हो. हम समझेंगे. अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा बट ट्रस्ट मी व्हेन वी गो थ्रू द क्वेश्चंस दिस विल बी लाइक एम्बेडेड इन योर ब्रेन. ठीक है. प्रिंट हो जाएगा. अब नाउ सी दिस क्वेश्चन 32 क्वेश्चन जो है 2021 का क्वेश्चन है. एंड दिस क्वेश्चन का पहले हमारा स्टेप 1 क्या है. स्टेप 1 में हम क्या करते हैं. स्टेप 1 में वी अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक स्टेप ही लिख के दे देता हूँ. ठीक है. कि लेट अस सी 1 स्टेप टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ठीक है. एक सेकेंड. हाँ तो देखो स्टेप, सॉरी यार वो आईपैड स्टक कर गया था. ठीक है. इट्स वेरी हीट. सो यहाँ देखते हैं स्टेप 1 में हम क्या करेंगे. लेट्स सी यहाँ पे. एक सेकेंड यार क्या हो रहा है यार. देखो हमारा स्टेप 1 में हमें क्या करना है. स्टेप 1 में हमें हमेशा क्या करना है, अपने पैसेज को पढ़ना है. तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है कि हमें पैसेज से पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है. ठीक है. तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन प्लस ऑप्शन को हमें क्या करनी है, रीडिंग देनी है. तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम इसको पढ़ते हैं एंड वी हाईलाइट द कीवर्ड्स. ये करते हैं हम. फिर वी मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं. स्टेप नंबर 2 व्हाट वी डू, वी ट्राई टू डू समथिंग कॉल्ड एज. अब जाके हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं. ठीक है. एंड वी सी द क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि ये कौन सा कीवर्ड पूछ रहा है, कि इन्फरेंस पूछ रहा है या अजम्पशन पूछ रहा है. उसके हिसाब से विल मूव अकॉर्डिंगली. ठीक है. एंड फिर हम ऑब्वियसली विल लुक आउट फॉर द रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स, आगे बात करेंगे उसके बारे में. ठीक है. तो अभी तक हमने क्या सीखा कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है. तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं उस पर. तो इसमें क्या करना है, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है. अब क्वेश्चन में क्या देखोगे, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस. अब देखो इसमें कहा है कि लॉजिकल एंड रैशनल, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इलॉजिकल इरैशनल तो हो ही नहीं सकता. तो ये तो सिर्फ आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए, वर्ड को हैवी बनाने के लिए दिया हुआ है. यूपीएससी विल आस्क यू कि टेल मी द मोस्ट इलॉजिकल एंड मोस्ट इरैशनल थिंग. तो ये तो बस ऐसा ही, इसका कोई खास मतलब नहीं है. व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज इन्फरेंस. एंड इन्फरेंस हमने जस्ट यहाँ पे पढ़ा है कि सिर्फ पैसेज बेस्ड होना चाहिए और ये खुद का दिमाग नहीं लगाना है. ये रूल दिमाग में रखना बस. और रूल बेस रटना नहीं है. आप बोलो कि रूल ये रटने में प्रॉब्लम हो रही है, समझो इस बात को कि अजम्पशन का मतलब है कि अज्यूम कर लो कुछ भी. इन्फरेंस का मतलब है कि आपको फैक्ट बेस्ड. ठीक है. अगर नहीं दिमाग में आ रहा समझ लो इतना कि अजम्पशन का उल्टा है इन्फरेंस. अजम्पशन मतलब कुछ भी मान लो, तो इन्फरेंस में हमें पैसेज के आसपास ही रहना है. ठीक है. ओके. तो क्या करें, सेडिशन, वॉर एंड ब्रीच ऑफ लॉज आर इनएविटेबल इन एवरी डोमिनियन. ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और प्ले करने की आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये एवरी देख लो ना तो इसको काट दो. देखो ये दिस कैन गिव अस एन आइडिया अबाउट कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, बट दिस कैन नॉट गिव अस द कंप्लीट आइडिया कि ये गलत ही होगा. ठीक है. तो यहाँ पे इसको हम डाउटफुल कंडीशन में डाल सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट ट्रू कम्प्लीटली. फिर अगर इट इज़ नॉट द पीपल बट द सोवरिन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी डोमिनियन. अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एनी लिखा हुआ है तो इसको काट दो. इस एनी का इसके काटने से कोई कनेक्शन ही नहीं था.
क्योंकि एनी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा, ये एनी डोमिनियन इज़ अ वेरी नॉर्मल वर्ड टॉकिंग अबाउट हेयर, बट यहाँ पे ऑल द प्रॉब्लम्स हैं। अभी ऑल देख के हम नहीं काट रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग कि इसको समझो, कह रहा है कि लोग नहीं बट जो सोवरिन है वही रिस्पॉन्सिबल है सारे डोमिनियन के प्रॉब्लम का। तो यार प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो लोग भी हैं, चाहे गवर्नमेंट कितनी भी अच्छी हो, इफ़ पीपल आर नॉट गुड, सिटीजन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो क्राइम तो कभी कम नहीं होगा। तो दिस इज़ अ लॉजिकली एब्सर्ड क्वेश्चन एंड आई टोल्ड यू कि इलॉजिकल तो हमेशा सही हो सकता है, यहाँ पे तो इलॉजिकल भी सही हो सकता है, राइट। यहाँ पे एक और रूल लिख लो, रूल नंबर 5 लिख लो यहाँ पे कि इलॉजिकल को ऑलवेज यू कैन एलिमिनेट। इलॉजिकल तो कभी सही होगा ही ना, क्योंकि इसने लॉजिकल पूछा है, ठीक है। तो ये तो इलॉजिकल लग रहा है, सो 2 को तो हम सक्सेसफुली आराम से ईजिली वी कैन एलिमिनेट 2 को एलिमिनेट कर दिया। ये कह दैट डोमिनियन इज द बेस्ट विच परस्यूज द एम ऑफ यूनिटी एंड लॉज फॉर गुड सिटीजनशिप। दिस साउंड्स विल एज अ वेरी रीजनेबल स्टेटमेंट। सो यहाँ पे हम लोग ये दिस इज अ प्रोबेबल क्वेश्चन जहाँ हम सही हो सकते हैं। देन ये कह रहा है इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैन टू एस्टैब्लिश अ गुड डोमिनियन, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान डोमिनियन स्टैब्लिश नहीं कर पाए? डोंट यू थिंक इट इज़ अ वेरी नेगेटिव एंड वेरी आई वुड से डी मीनिंग स्टेटमेंट विच इज़ गिविंग रिग्रेशन वाला टोन, ठीक है, कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर मैन टू एस्टैब्लिश अ गुड डोमिनियन। सो ये तो बिल्कुल ही आपका ये नेगेटिव टोन में है, इट्स वेरी रॉन्ग, ये एब्सर्ड सेंस नहीं बना रहा है, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही चला गया, ये चला गया एंड ये चला गया। नाउ वी आर बैक टू 50-50। तो हमने 2 ऑप्शन हटा लिया, 50-50 में पहुँच गए हम लोग। नाउ इन दोनों में चूज़ करना है। अब हमें पैसेज पढ़ा भी नहीं, हम 50-50 में आ गए। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को? अब नाउ कमिंग टू द पैसेज। अब पैसेज बताएगा कि इसमें से कौन सही। ये क्या कह रहा है कि सेडिशन, वॉर एंड ब्रीच आर इनएविटेबल इन एवरी डोमिनियन, की सब में होगा। ये मीन्स इट ऑल्सो मेक सेंस। ये कह रहा है कि दैट डोमिनियन इज बेस्ट विच परस्यूज एम्स ऑफ यूनिटी एंड हैज लॉज फॉर गुड सिटीजनशिप। दिस ऑल्सो मेक सेंस। अब पैसेज क्या कह रहा है इस पर बात डिपेंड करेगी। ये कह रहा है कि इट इज सेडिशन सर्टेन दैट सेडिशन, वॉर्स एंड कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ द लॉज आर नॉट सो मच बी इम्प्यूटेड टू द विकेडनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के वीकेडनेस पर डिपेंड नहीं करती, एज टू द बैड स्टेट ऑफ डोमिनियन, ठीक है। तो दोनों पर डिपेंड करता है, ये कहना चाह रहा है। तो एक स्टेटमेंट तो ऐसे भी गलत था आपका, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फॉर मेन आर नॉट बीन बॉर्न फिट फॉर सिटीजनशिप, ठीक है, बट मस्ट बी मेड सो। अब देखो ये स्टेटमेंट देख के कुछ लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे सिटीजनशिप देख के इसको यहाँ पे इसको इस वाले को देख के काट देंगे, या फिर यहाँ सिटीजनशिप देख के इसको सही कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसे ब्लाइंडली चीज़ों को नहीं करो, आप समझो चीज़ों को। ये कह रहा है कि इट्स नॉट बॉर्न फिट फॉर सिटीजनशिप बट दे हैव टू मेड, उनको फिट बनाना पड़ेगा। एंड कह रहा है बिसाइड मेन्स नेचुरल पैशंस फॉर एवरी वेयर द सेम एंड इफ विकेडनेस मोर प्रिवेल्स एंड मोर ऑफेंसेस आर कमिटेड इन वन कॉमनवेल्थ दैन इन अनदर, इट इज सर्टेन दैट द फॉर्मर हैज़ नाइदर इनफ परस्यूड द एंड ऑफ यूनिटी नॉर फ्रेम्ड इज लॉस विद सफिशिएंट forethought and that therefore it has failed in making quite good at its commonwealth। अभी क्या कहना चाह रहा है, ये कॉमनवेल्थ को डोमिनियन से इसने रिप्लेस कर दिया, हमें यहाँ समझ पाया ये चीज़, ठीक है। और क्या समझ में आ रहा है कि ये इसके पहले पार्ट में तो ये कह रहा है कि सेडिशन, वॉर, ये सब हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की गलती नहीं है, ये डोमिनियन के बैड स्टेट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो अब इसमें से ये स्टेटमेंट कह रहा है कि सेडिशन, वॉर एंड ब्रीच ऑफ द लॉज आर इनएविटेबल इन एवरी डोमिनियन। नाउ इस एवरी को देख के मत काटो, बट ये समझो कुछ लोग क्या करेंगे, ये सिटीजन, वॉर एंड कंटेम्प्ट देख के इसको टिक कर देंगे, ये सही है क्योंकि ये पैसेज में भी है। बट ये समझो कि दिस इज जस्ट गिवन इन द पैसेज एज अ प्रिलूड। ये कह रहा है कि ये चीज़ें तो हैं, बट इसके होने से व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, व्हाट इज द बेसिक इन्फ्रेंस फ्रॉम दैट इज अ ब्रॉडर वन को चूज करो कि दैट डोमिनियन इज द बेस्ट विच परस्यूज द एम्स ऑफ यूनिटी एंड हैज लॉज फॉर गुड सिटीजनशिप। अब इसको समझो इस चीज़ को आप कि ये कह रहा है, इसके कहने का इस पूरे पैसेज का मतलब है कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं देन लोगों की सिर्फ गलती नहीं है। अब मतलब कि बेसिकली हमारा जो कॉमनवेल्थ है, जो डोमिनियन है, वो भी फेल कर गया टू मेक सर्टेन लॉस। तो ये कह रहा है कि अगर किसी डोमिनियन ने यूनिटी को परस्यू करा, ये कह रहा है कि यूनिटी को परस्यू करा और लॉज बना दिए सिटीजनशिप के लिए, देन दैट डोमिनियन विल बी अ बेस्ट डोमिनियन। सो दिस इज प्रोबेबली मोस्ट क्लोज टू द ये हमारा पैसेज। सो सी ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट, ठीक है, ओके, ठीक है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सी, ठीक है, ओके। नाउ ये आपका इन्फ्रेंस क्लियर हो गया यहाँ से, इन्फ्रेंस इज क्लियर। वन मोर क्वेश्चन विल टेक ऑन इन्फ्रेंस, दैट सेज कि विच इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। लॉजिकल रैशनल तो अगेन एक सिर्फ और सिर्फ डेकोरेटिव वर्ड है, बेसिक हमारा क्या है, इन्फ्रेंस को चेस करना है। नाउ फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि आवर सिटीज़ नीड टू हैव वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद सफिशिएंट ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे एक कीवर्ड हमने हाईलाइट करा, दैट इज योर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। सेकंड चीज़ कि एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटीज़, तो यहाँ पे एक कीवर्ड है पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इज़ अ हिंड्रेंस इन आवर एफर्ट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, देख लेंगे इसके बारे में बात करी नहीं करी। टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटीज़ वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड
सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस, ठीक है, तो बात कर रहा है किसी बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, इंटरवेंशंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ के बारे में बात कर रहा है, ओके। एंड देन इज टॉकिंग अबाउट द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ऑफ डेवलपमेंट इज द वायबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब प्लीज़ अंडरस्टैंड, पहले स्टेप पे तो हमने हाईलाइट करा, सेकंड स्टेप व्हाट विल डू, अब इसमें देख रहे हैं कि हम लोग कि इसमें से विच वन इज मेकिंग सेंस और विच वन इज कंप्लीटली इलॉजिकल। आवर सिटीज नीड टू हैव वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद सफिशिएंट ऑटोनॉमी, वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट, मेक सेंस। Ever increasing population densities is a hindrance in our efforts to achieve sustainable development. Also logical statement, can be right. To maintain and develop our cities, we need to adopt sustainability and related interventions. Again logical statement, can be right. Public-private partnership mode of development is a viable long-term solution for the infrastructure. Again logical statement, and all these statements are logical. तो basically illogical वाले से तो इसमें से एक को भी हम गलत नहीं कर सकते. So we cannot eliminate either of these options. So now the entire dependency is on the passage. अब इस passage में से कौन सा इसमें करेगा उसके बारे में बात कर लेंगे. वो क्या कह रहा है, our cities are extremely vulnerable to climate change. ठीक है, बिकॉज ऑफ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशंस एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसको हाईलाइट करो, ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो बात नहीं करी इसने. मोर ओवर पॉपुलेशन डेंसिटीज आर इंक्रीजिंग इन देम बट वी हैव नॉट येट डेवलप्ड द सिस्टम्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स. यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में 2 बार बात हो चुकी है, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बार ही बात नहीं हुई है. आवर सिटीज कॉन्ट्रीब्यूट टू 65% ऑफ GDP बट देर आर नॉट इनफ फैसिलिटीज टू केटर द नीड्स ऑफ द पीपल. ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द इशू ऑफ एयर क्वालिटी, ट्रांसपोर्ट दैट आर वाइटल टू आइडेंटिफाइंग सस्टेनेबल सोल्यूशंस. वी नीड टू इन्वॉल्व सिटीजन्स इन सिटी प्लानिंग एंड क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट मीट्स द नीड ऑफ द पीपल. इस बात से क्या समझ में है आपको कि ये कहीं पर भी आपके क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में इसने बात करी है पूरे स्टेटमेंट में. मैंने कहा था ना आपको कि इन्फ्रेंस में यू हैव टू स्टिक टू द पैसेज, यू हैव टू स्टिक टू द पैसेज एंड कुछ भी ऑफ पैसेज जाके नहीं बात करनी है, इवन इफ दे मेक सेंस. ठीक है, इफ दे डजंट मेक एनी सेंस, इलॉजिकल है तो उसको तो मान सकते हो गलत, बट इफ दे आर मेकिंग सेंस देन यू कैन नॉट से कि चारों सही है. सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में से कहीं बात नहीं करिए, देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विल बी, ये इसको हटा दो. देन इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहीं बात नहीं करिए, इट इज़ नॉट टॉकिंग एट ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे इसको भी हटा दो. ठीक है, क्योंकि इसने ये बात करी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की इंक्रीज से इट इज़ एन हिंड्रेंस इन और सस्टेनेबल हिंड्रेंस इन दी अडेप्टेशन टू द क्लाइमेट चेंज, बट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट ऑल. तो ये मोस्ट लाइकली इट इज़ रॉन्ग. नाउ ये क्या कह रहा है, टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटीज़ वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस. नाउ दिस इज़ वेरी वेरी लॉजिकल एज पर द पैसेज ऑल्सो. एंड ये कह रहा है आवर सिटीज़ नीड टू हैव वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद सफिशिएंट ऑटोनॉमी. नाउ प्लीज टेल मी कि इन दिस एंटायर पैसेज, ठीक है, इज इट टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन? कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है? इट इज़ मोर अबाउट टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, एयर क्वालिटी. ठीक है, so it's more about talking about the sustainable interventions and developing the city in the sustainability based interventions, ताकि हम अडॉप्ट कर पाएँ. अडॉप्शन टू व्हाट? टू क्लाइमेट चेंज. नाउ सी, यहाँ पे GS का नॉलेज भी आपका यहाँ पे काम आएगा. ठीक है, ओके. सो दिस इज द थिंग. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सो दिस इज नॉट एट ऑल गिवन, सो ऑप्शन इज व्हाट? ऑप्शन इज योर C. ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है? ओके. नाउ आई गिव यू फ्यू मोर थिंग्स ओवर हियर. ओके, हम रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग के बारे में अभी तक हमने जो समझा है हम उसको लिखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं. रेड फ्लैग्स आर दोज थिंग्स जिसको कि आपको एकदम एक्सट्रीमली देख लिया तो ऑप्शन में अवॉइड करना है, जो कि लोग कहते हैं कि एक्सट्रीम वर्ड्स एंड ब्ला. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट वी विल सी इन द रेड फ्लैग इज दैट कि इलॉजिकल, अगर आपको कहीं पे कुछ भी दिख जाए, यू फाइंड एनीथिंग इलॉजिकल एनीवेयर, ठीक है, या फिर यू फाइंड समथिंग विच इज़ एब्सर्ड, ठीक है, देन इट इज़, उसको हमेशा क्या करो कि ये आपका क्या है, रेड फ्लैग है. एंड यू सॉ दिस रेड फ्लैग एंड सक्सेसफुल, आप इजीली क्या कर सकते हो, यू कैन डिलीट द ऑप्शन. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको व्हाट यू फाइंड कि समथिंग विच इज़ वेरी ऑफ द पैसेज, ठीक है, विच इज़ ऑफ द टोन ऑफ द पैसेज, कि पैसेज से एकदम ही अगेंस्ट बात कर रहा है, सो इसको भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन एलिमिनेट. ठीक है, ओके. नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं, जो लोग बात करते हैं एलिमिनेशन एक्सट्रीम वर्ड्स के बारे में, तो एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसको क्या क्या चीज़ों को हमें देखना है एंड विच थिंग्स वी हैव टू, एक्सट्रीम वर्ड्स को हमें अवॉइड करना है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. ठीक है, लेट अस सी कि किस किस एक्सट्रीम वर्ड को हमें अवॉइड करना है. सी द फर्स्ट एक्सट्रीम वर्ड दैट विल अवॉइड इज, लेट्स से कि वहाँ पे कहता है कि ऑल, या फिर कहता है नन, ठीक है, या कहता है नेवर. इस तरह के जो एक्सट्रीम वर्ड्स जो हमें सबको पता होते हैं, ठीक है, ठीक है, या फिर कहता है कि इंटायरली, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, या फिर जो कि नेगेटिव हैं, नेगेटिव टोन में है, या फिर
दे आर रिग्रेसिव, ठीक है, या फिर दे मेक्स नो सेंस, ठीक है, या फिर वो गवर्नमेंट को डिमीन करते हो, गवर्नमेंट को क्या करते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिमीन करते हो, तो ऐसे वर्ड जनरली क्या होंगे, हमें गलत होंगे. बट अगेन वी विल जस्ट नॉट ब्लाइंडली सी दैट, हम उसको डाउट के कैटेगरी में रखेंगे कि ये तो गलत है, बट वी विल श्योरली सी विद द पैसेज, ठीक है. दिस इज अ रेड फ्लैग्स. अगर आपको क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दिखती हैं तो रेड फ्लैग है और उस ऑप्शन को आप यू कैन सक्सेसफुली मार्क दैट ऑप्शन एज रॉन्ग, बट अगेन एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है. इलॉजिकल है तो उसको बस काट देना, इसमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है. हाउएवर ये सब कुछ है तो यू हैव टू क्रॉस चेक विद द पैसेज, ठीक है. ओके, नाउ कि लुक आउट फॉर द ग्रीन फ्लैग. ग्रीन फ्लैग क्या है कि अगर ये चीज़ें हैं देन द ऑप्शन इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट, बट यू हैव टू अगेन क्रॉस चेक. ग्रीन फ्लैग क्या है कि अगर ऑप्शन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो इस तरह की चीज़ें हमें जनरली क्या होती हैं, ग्रीन फ्लैग्स होते हैं. और ग्रीन फ्लैग को हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन में, आगे जो ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चंस उसके विल कम एंड ऐड ओवर हियर, ठीक है. ये देख लिया हमने. ओके, अच्छा एक और मैं यहाँ पे चीज़ आपको यहाँ पे एक रूल लिखाना चाहूँगा. यहाँ पे जो हम यहाँ पे रूल देख रहे थे ना, हाँ, एक ग्रीन फ्लैग में एक और लिख लो. कहाँ गया यार, सॉरी, यहाँ पे एक रूल लिख लो. यहाँ पे एक रूल लिखो कि आप अपनी जीएस की नॉलेज को ना, डोंट हेजिटेट टू यूज़ योर जीएस की नॉलेज को, बेसिकली यू शुड यूज़. कैसे यूज़ करना है, लेट विल सी आगे, ठीक है. सो बाय दिस टाइम व्हाट वी नो, कि हमें क्या पता है, व्हाट वी नो कि इन्फरेंस क्या होता है, फैक्ट बेस्ड. हमें स्ट्रिक्टली पैसेज को स्टिक करना है और अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है. जो इलॉजिकल है उसको तो काट दो, लेकिन लॉजिकल को एक बार क्रॉस चेक करो. एंड बाकी दो ऑप्शन में अगर फंस गए देन सी विच इज द मोस्ट ब्रॉडर ऑप्शन एज पर द पैसेज. सो पैसेज विल बी आवर गाइडिंग लाइट और बाइबल व्हेन वी आर सॉल्विंग इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. ओके, नाउ विल कम टू द कोरोलरी. देखो कोरोलरी भी सेम है एज द इन्फरेंस. अगर कोरोलरी पे क्वेश्चन आता है तो जो इन्फरेंस रूल फॉलो करा है हमने कि इस पैसेज पे स्टिक रहना है, एंड उसके बाद कुछ डिडक्शन जो हम करेंगे, डिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज, उसको कोरोलरी बोलेंगे. तो कोरोलरी कुछ अलग नहीं है, ठीक है, पैसेज इन्फरेंस की तरह ही है, इसको इतना समझ लो, ठीक है. तो पैसेज, इन्फरेंस एंड कोरोलरी आर द सेम. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन द कोरोलरी. क्या कह रहा है देखो. अगेन स्टेप 1 क्या कहता है हमारा, हमें ऑप्शन पहले पढ़ना है. द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, चलो देख लेते हैं. तो बेसिकली किसके बारे में बात करी, इट टॉक्ड अबाउट सेंट्रल बैंक. एक सेकेंड, हाँ, टॉक्ड अबाउट सेंट्रल बैंक एंड इट टॉक्ड अबाउट की गवर्नमेंट. ठीक है, एक कीवर्ड मिला, गवर्नमेंट के बारे में बात करी. शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन क्लोजली. अब यहाँ देखना पड़ेगा फाइनेंशियल मार्केट में बात करी कि नहीं करी. मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपैटिबल विद द सोशलिस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनहांसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल. अब देखो इसमें से क्या देखना था हमें कि कोई लॉजिकल स्टेटमेंट क्या है, क्या इसमें रेड फ्लैग देखो, द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट. अब देखो यहाँ पे ये कैन नॉट स्टेटमेंट है. अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक बात कि अगर आप इफ़ यू गो विद दिस एक्सट्रीम वाला ट्रिक, मैंने आपको क्या बोला कि ऑलवेज डू नॉट एवर फॉलो दूस ट्रिक्स ब्लाइंडली बिकॉज दिस थिंग नेवर वर्क्स कंप्लीटली. इसलिए मैंने कहा कि हमेशा क्रॉस चेक. व्हेन यू सी कि कैन नॉट एंड इफ यू जस्ट फॉलोइंग द ट्रिक्स ब्लाइंडली, इस कैन नॉट को देख के यू वुड हैव एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन. हाउएवर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो इस कैन नॉट को देखने के बाद यू कैन पुट दिस ऑप्शन इन द लाइट ऑफ डाउट, बट यू कैन नॉट जस्ट एलिमिनेट इट कंप्लीटली. ओके, नाउ कम टू दिस स्टेटमेंट सेइंग कि government should regulate financial markets and institutions closely. Very logical statement, can be right. Market economy is not compatible with the socialist policies of the government. ठीक है, so it is by fact it is a right statement, but इसके according है या नहीं we don't know. Financial sector reforms are required for the enhancing the economic welfare of the people. All the four statement logically make sense, but are they making sense as per the passage? क्यों? क्योंकि ये corollary के बारे में बात कर रहा था. So it's saying कि in India, let's talk about this now. The objective of macroeconomic policy, ठीक है, और ये पॉलिसी कौन बनाता है, बेसिकली आरबीआई बनाती है, सेंट्रल बैंक बनाती है, इज टू इन्हांस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड एनी वन वीक ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी मॉनेटरी और फिजिकल कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ अनदर. हमने पढ़ा है इकोनॉमी के, मैंने पीटी में पढ़ाया है आपको. यहाँ पे जीएस का नॉलेज कैसे काम आएगा आपके कि जो पॉलिसीज होती हैं देयर ऑफ टू टाइप्स. एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिजिकल पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल बैंक एंड फिजिकल पॉलिसी इज ओवरटेकन बाय द गवर्नमेंट. तो ये कह रहे हैं कि दोनों को एक्टिव सपोर्ट के साथ फंक्शन करना है. तो इसका कोरोलरी क्या होगा, कोरोलरी का बेसिकली मतलब होता है कि पैसेज के तरह ही है, बट इसमें एक स्टेप आप यहाँ पे ऐड करना होगा आपको, कि एक स्टेप क्या ऐड करना पड़ेगा कि इट इज़ अ डिडक्शन ऑफ द पैसेज. कि पैसेज के बाद के बारे में बात करें कि आपने पैसेज के बेसिस पे क्या डिडक्शन किया है, एग्जैक्ट पैसेज की लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया आपने कि उसके बाद क्या है, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर द पैसेज. तो इससे आपने क्या डिडक्ट करा कि सेंट्रल बैंक किसको कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी को, एंड गवर्नमेंट कर रही फिजिकल पॉलिसी को, और दोनों को एक्टिव सपोर्ट देना है. तो दे कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंट.
सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी, दोनों को साथ में वर्क करना है, एंड दैट दिस इज राइट स्टेटमेंट. तो 44 में ए होगा. बट अगर ट्रिक से जाओगे तो ये गलत होता. बट are you understanding why tricks are not working? Because you are following it blindly. Tricks should be our last resort. There is no alternative to knowledge. Now we'll talk about the assumption based questions, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है. This is the most important one. I will write this is the most important one. ठीक है. नाउ सी, इसमें क्या करना है. अगेन स्टेप नंबर 1 की हम ऑब्वियसली ऑप्शन पढ़ेंगे पहले, एंड देन ऑप्शन देखेंगे लॉजिकल स्टेटमेंट कौन सा है. लॉजिकल वाले को काट के विल रिमूव, क्योंकि लॉजिकल विल नेवर बी क्योंकि आपसे पूछेंगे लॉजिकल अजम्पशन, ये लॉजिकल है, सो इसको तो एलिमिनेट कर देंगे. देन ये दे आस्क यू कि लॉजिकल ऑप्शन को हमें प्रेफरेंस तो जरूर देना है, बट वी कैन नॉट जस्ट मार्क इट राइट बिकॉज इट वॉज लॉजिकल एंड प्रोग्रेसिव, जस्ट लाइक द वे वी सॉ हियर. ठीक है, ओके. यू कैन यूज़ योर माइंड हेयर. यहाँ पे माइंड यूज़ करने का स्कोप है. हाउएवर इन्फ्रेंस में माइंड यूज़ करने का थोड़ा कम स्कोप था, क्योंकि यहाँ पे अजम्पशन है. यू हैव टू अज्यूम थिंग्स ऑन योर माइंड कि आपने इस पैसेज को पढ़ के आपने क्या समझा. बट इसमें भी माइंड जब यूज़ करोगे देन बी यूज़ योर माइंड अराउंड द पैसेज ओनली. पैसेज से ज़्यादा डेविएट मत होना. ठीक है, ओके. नाउ इन चीज़ों को यूज़ करके विल टॉक अबाउट द अजम्पशंस के क्वेश्चंस. देखो यहाँ पे 2021 का ही सारा क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले समझो. यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसको देखो क्या कह रहा है. व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन. देखो लॉजिकल बोला है तो ऑब्वियसली इलॉजिकल तो नहीं होगा ना यहाँ पे यार. ठीक है, तो लॉजिकल पहले ही बोल दिया, तो इलॉजिकल इसमें से कोई भी स्टेटमेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा. अजम्पशन पूछा है. ठीक है, देखो क्या कह रहा है. पहले पैसेज चारों पढ़ते हैं. हमारा स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, पैसेज पढ़ना है. नो मैन कैन लिव विदाउट अडेयरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन. नाउ कैन यू सी कि इट इज़ अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ दैट सो कॉल्ड टेक्निक. आप सोचो इस बारे में, इसको पढ़ो, स्टेटमेंट समझो कि कह रहा है कि कोई भी इंसान कैन नॉट लिव विदाउट अडेयरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन. आई पर्सनली, टू बी ऑनेस्ट, आई डू नॉट सब्सक्राइब टू एनी रिलीजन. ठीक है, बट एम आई नॉट अलाइव, आई एम अलाइव, राइट. सो नो मैन कैन, ऐसे तो बिल्कुल बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है. व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर एथिस्ट? What about those people who are non-religious? So this is a logically incorrect statement, illogical है. ठीक है, पैसेज में कभी ये बात बोलेगा ही नहीं, तो लॉजिकल के हिसाब से ये क्या गलत, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत. नाउ इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ everyone to propagate one's religious denomination. Let's say कि I belong to a certain community and I don't want to promote my religion. So is it my duty? It can be a duty, but a duty cannot be enforced upon me. So this is something which is not making much of the sense. ठीक है, it is kind of a restrictive statement. मेरे जो लिबर्टी पे ये रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, तो ये कभी भी लॉजिकल नहीं दिख रहा मुझे. नाउ रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन. दिस इज समथिंग विच इज़ राइट, बट अगेन इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट. देखो इन जनरल तो ये तो राइट है कि रिलीजन के नाम पे पीपल आर स्प्रेडिंग हेट, बट इन जनरल ऐसे स्टेटमेंट को यूपीएससी तो आपको नहीं बोलेगी ना सही कर, बिकॉज ये कहीं ना कहीं किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन को क्या कर रहा है, रेग्रेसिव प्रूफ कर रहा है. तो ये भी कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए. Men do not understand their own religious denomination. बट अगेन देखो यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट बहुत ही एक्सट्रीम है. ठीक है, बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो बैक टू द ऑप्शन हेयर. ये क्या कह रहा है, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट आर कॉल्ड डिनोमिनेशन ऑफ रिलीजन, इफ एवरी वन इज लेफ्ट टू बी जज ऑफ हिज ओन रिलीजन, देर इज नो सच थिंग एज रिलीजन, दैट इज रॉन्ग. बट इफ दे आर टू बी जज ऑफ ईच अदर्स रिलीजन, देर इज नो सच थिंग एज रिलीजन. हाउ ब्यूटिफुल दिस स्टेटमेंट इज. ये कह रहा है कि अगर सबको छोड़ दो कि अपने रिलीजन को खुद ही जज करे, देन देर इज़ कोई भी रिलीजन गलत नहीं हो, कोई अपने रिलीजन को गलत नहीं बोलेगा. बट इफ़ दे आर टू बी जज ऑफ द ईच ऑफ दिस रिलीजन, बट अगर सामने वाला दूसरे के रिलीजन को जज करेगा, देन देर इज़ नो सच थिंग एज रिलीजन. तो रिलीजन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो ऐसा कोई रिलीजन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि सही है, या फिर देयरफॉर ऑल द वर्ल्ड इज़ राइट और ऑल द वर्ल्ड इज़ रॉन्ग इन द मैटर ऑफ रिलीजन. तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर हम अपने खुद के रिलीजन को जज करेंगे तो हमेशा मानेंगे कि कोई रिलीजन तो गलत ही नहीं है. बट अगर एक दूसरे के रिलीजन को जज करेंगे देन वी विल सी कि ऐसा कोई रिलीजन है ही नहीं दुनिया में विच इज़ राइट. ठीक है, और विच इज़ रॉन्ग. ठीक है, तो इस तरीके से आप कभी भी एक ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं दे पाओगे. सो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि नो मैन कैन लिव विदाउट अडेयरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन. ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा. इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी वन टू प्रोपेगेट हिज ओन डिनोमिनेशन. ये बिल्कुल नहीं कह रहा. रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर यूनिटी ऑफ मैन, ऐसा भी कुछ नहीं कह रहा. बट ये कह रहा है मेन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन. दिस इज द मोस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन टू द पैसेज. सो इन माई ओपिनियन द आंसर शुड बी डी. अब मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आंसर की में क्या है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए. ऑलराइट, ओके. नाउ मूविंग अहेड. अब इसमें आ जाओ, क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड. अब अगेन स्टेप 1 क्या था हमारा, अजम्पशन देखना है. अब हमारा क्या है कि हमें ऑप्शन पहले पढ़ना है कि राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी डेवलप कंट्री. यहाँ पे दो कीवर्ड्स आर देयर, एक डेवलप्ड कंट्री एंड राइजिंग जीडीपी.
राइजिंग GDP guarantees a reasonable distribution of income to all households. Now this is, अगर आपको इकोनॉमी की थोड़ी भी नॉलेज होगी तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत है कि अगर GDP ज़्यादा है कंट्री की, इट डज़ नॉट रिजल्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउस होल्ड्स. गवर्नमेंट की पॉलिसी ट्रांसमिट ही नहीं कर पा रही है. सो दिस इज़ नॉट अ नेसेसरी कंडीशन. तो ये तो ऐसी एब्सर्ड स्टेटमेंट है. टू तो नहीं होगा, टू तो बिल्कुल भी नहीं होगा. नाउ वी आर स्टक विद 2 ऑप्शंस, 1 एंड नाइदर 2. अब देखो ये 1 क्या कह रहा है, राइजिंग GDP इज एसेंशियल फॉर अ कंट्री टू डेवलप कंट्री. क्या GDP के होने से कंट्री डेवलप बन जाएगी? कभी ऐसा होगा? GDP के होने से कंट्री विल बी देयर विल ग्रोथ इन द कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी. ये बेसिक इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है. तो उससे हमने दोनों स्टेटमेंट को इलॉजिकल माना, एंड लॉजिकल स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग. ये तो हमें पता है. एंड दिस वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट इवन रीडिंग द पैसेज. तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको सिर्फ ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएंगे आपके GS के नॉलेज को यूज़ करके. ठीक है, देखो GS के नॉलेज को यूज़ करके अगर कोई ऑप्शन सही हो रहा है देन यू हैव टू क्रॉस चेक, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि पैसेज शायद उसके बारे में बात ना कर रहा हूँ. बट अगर GS की नॉलेज को यूज़ करके कोई ऑप्शन गलत हो रहा है देन इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो तो गलत ही है ना, एज अ फैक्ट दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है, ठीक है. नाउ विल सी वन मोर क्वेश्चन. देख लिया हमने, ये लास्ट क्वेश्चन है. यहाँ पे कहाँ गया, ये देखो क्या कह रहा है यहाँ पे. इट इज सेइंग कि अगेन हमारा स्टेप 1 क्या कहता है, वी हैव टू गो टू द ऑप्शन फर्स्ट, एंड ये अजम्पशन है, अजम्पशन का क्वेश्चन है. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन वाले पढ़ो. 5 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है. अब एज अ क्वेश्चन अगर हमें चूज़ करना होता है, इसको क्या करते हैं, लास्ट में चूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. पहले छोटे छोटे वाले को, ये छोटे छोटे वाला जो था इनको पहले हम लोग करना था. ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि कोई ऑप्शन बचा नहीं है. people who are obsessed with personal hygiene tend to ignore the community hygiene. ये ऐसा होता है क्या? Is it making sense for you? देखो इतना बड़ा है ना, इसमें से कोई ना कोई आपको यहाँ से ये रेड फ्लैग मिलेगा, एंड ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व होगा. ये पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी. देखते हैं. पीपल who are obsessed with personal hygiene tend to ignore the community hygiene. ऐसा होता है क्या? ये तो बिल्कुल ही फालतू की बात कर रहा है. ठीक है, तो ये तो रॉन्ग है. अगर मैं पर्सनल हाइजीन रखता हूँ तो मैं सोसाइटी को गंदा कर दूंगा, ये तो कोई बात नहीं है. इमरजेंस ऑफ मल्टी ड्रग, अगर ये बोलता है कि पीपल हु आर इग्नोरिंग देयर पर्सनल हाइजीन कैन डू द कम्युनिटी हाइजीन को इग्नोर, तो ये हो सकता था. बट खुद का ही ख्याल रख रहा है, सोसाइटी का भी रख सकता है और नहीं भी रख सकता है. बट ये कह रहा है कि टेंड टू इग्नोर, ये कोई ज़रूरी नहीं है. इमरजेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स कैन बी प्रिवेंटेड बाई पर्सनल क्लीनिनेस. ठीक है, नाउ वी डोंट नो दिस. अब कॉन्फिडेंस लगाओ कि अगर खुद ही पर्सनली हम क्लीन रहते हैं तो उसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ड्रग जर्म्स का होने का क्या कोई कनेक्शन है? इसका तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का हमारा कनेक्शन होता है एंटीबायोटिक से. तो दिस स्टेटमेंट बेसिकली मेरे JES के नॉलेज से मुझे ये गलत लग रही है, ऑन द रॉन्ग साइड. ठीक है, अब देख लो एक और क्या कह रहा है. एंट्री ऑफ मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये ऑप्शन हो सकता है, मे और मे नॉट बी. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो टू द पैसेज. तो 3 को हम क्या करेंगे, हमें सर्कुलर वाले कैटेगरी में रखेंगे, हमें डाउट है इसके ऊपर. ठीक है, नाउ सी दिस ऑप्शन. साइंटिफिक एंड माइक्रो लेवल इंटरवेंशंस आर नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग डाउन द बर्डन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. इसमें नॉट वर्ड आया है, तो आप अगेन ट्रिक को यूज़ करके यहाँ पे नॉट वर्ड मत मार लेना यार. नॉट हमेशा गलत नहीं होगा. ठीक है, तो इसको हम अगेन डाउटफुल कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ हम डिडक्शन कर नहीं पा रहे. Then it is community hygiene implemented through public health measures that is really effective in the battle against infectious disease. This also makes sense, but now इन 3 ऑप्शन को हमें करने के लिए we have to go to the passage. अब पैसेज को पढ़ो. तो सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट riddled with poverty. ठीक है, inequalities, unhygienic and insanitary conditions generate risks of infectious disease. कॉमन सी बात है, कितनी गंदगी हुई तो डिजीजेस होंगे यहाँ पे. हाइजीन हैज़ डिफरेंट लेवल्स. पर्सनल लेवल पे हाइजीन होगा, घर के लेवल पे होगा, कम्युनिटी लेवल पे हाइजीन होगा. देयर इज़ नो डाउट दैट पर्सनल क्लीननेस ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, डिजीज़ का कर सकता है. ठीक है, बट द एंट्री ऑफ द मार्केट इनटू दिस डोमेन हैज़ क्रिएटेड अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट गेट्स कंडीशनड एंड रीइंफोर्स्ड बाय द ऑनस्लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. इट्स लाइक डिटोरियल का ऐड देते हैं ना ये लोग कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, एंट्री ऑफ द मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन डिजीज इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंट्री ऑफ द मार्केट इनटू द डोमेन हैज़ क्रिएटेड अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड दैट गेट्स कंडीशनड एंड रीइंफोर्स्ड बाय द ऑनस्लॉट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. तो ये तो कहीं ये नहीं कह रहा है, ये सिर्फ कह रहा है कि आपको इनसिक्योर करता है एंड फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. बट ये रियल में आपको डिजीज से बचा नहीं रहा है. बट ये भी तो नहीं कह रहा है कि डिजीज़ के इन्फेक्शन को बढ़ाता है. तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है. सो आवर 3 स्टेटमेंट इज रॉन्ग. 1 and 3 इफ दे आर रॉन्ग,
तो यहाँ से अगर 1 को आप रॉन्ग कर दो, 1 को रॉन्ग कर दो, 3 को रॉन्ग कर दो, तो 4 एंड 5 ऑप्शन आ जाता है। तो पूरा ऑप्शन पढ़ना भी नहीं पड़ा हमें, ठीक है। बट अगेन 4 5 को देख लो, ऑप्शन से एक बार देखोगे तो आपको मिल भी जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि साइंटिफिक एंड माइक्रोवेव इंटरवेंशंस आर नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग डाउन द बर्डन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ये आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल भी जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपके कहाँ गया, बाकी तो मैंने देख लिया इसको करके, ये तो ऐसे सेंस बना नहीं रहा था। एंड यहाँ से हमने सेकंड ऑप्शन को भी अलग कर दिया, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये गलत के कैटेगरी में है। डाउट मेरा सही था, क्योंकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की बात कहीं करी ही नहीं है। ये से होता नहीं है जीएस के नॉलेज से कि मैं खुद को क्लीन रखूँगा, तो ये यहाँ पे एंटीबायोटिक का क्या काम है। दैट्स वाई 2 भी गलत था, तो 2 गलत था, हो गया यहाँ पे। मेरे ऑप्शन से मैंने क्या करा, क्रॉस चेक कर लिया कि जो मुझे गलत लग रहा था वो यहाँ पे गलत भी है। सो दिस जो एलिमिनेशन मैंने किया, इट सपोर्ट्स माई अजम्पशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्रॉस चेक करना है बाय योर डिडक्शन एंड बाय द पैसेज इटसेल्फ, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली। इतना बड़ा था, कितनी ईजिली हो गया, ओके। नाउ आई विल लीव यू टू 2 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन 2024 वाला, 2021 वाला, ये वाला क्वेश्चन, एंड देयर इज 1 क्वेश्चन ओवर हियर, यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो आई विल नेम दिस क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ऐसा मैं करता हूँ इसमें, आप इसको ऐसा मुझे बताना, इसको लिखो ऑयल, ठीक है, और इसका ऑप्शन मुझे बताना यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या है, ABCD क्या है, ठीक है, ओके। आई विल टेल यू द ऑप्शन 2 days लेटर, ठीक है। जब सारे लोग देख लेंगे, सफिशिएंट लोग, 10,000 लोग, 20-15,000 लोग देख लेंगे इसको, देन आई विल टेल यू द ऑप्शंस का आंसर क्या था इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, इसको सिंपल लिखो कि मुझे 23 का आप मुझे आंसर बताओ, ठीक है, और मुझे बताओ आप इसका आंसर कहाँ गया। ये तो हमने कर लिया ना, ऑफ कोर्स ये कर लिया हमने, कौन सा था, C। अब मुझे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट ही हो गया, ठीक है, ओके। 2021 वाला कर लिया हमने, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया इसको, हाँ इसमें कर लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि यूपीएससी ने इसका आंसर C दिया है, ठीक है। अगर मुझे क्लेम करना होता तो आई वुड हैव क्लेम दिस स्टेटमेंट कि इसका आंसर D होना चाहिए, ठीक है। अब भी अपना दिमाग लगाना, आपको समझ में आएगा कि C इज़ नो वेयर कनेक्टेड टू दिस, मेरे हिसाब से, और मैंने बहुत लोगों से कंसल्ट करा था इसके बारे में, तो C इज़ नो वेयर कनेक्टेड टू दिस, ठीक है। बट ठीक है, वी हैव फ्री टू फॉर्म आवर ओन ओपिनियंस, क्योंकि अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पे थोड़ी सब्जेक्टिविटी हो जाती है। बट अगेन D ऑप्शन था, यूपीएससी ने C दिया है, ठीक है। तो फिर भी हमें यहाँ पे अपने लॉजिक के बेसिस पे जाएंगे, ओके। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 21 वाला 23। सो मुझे ये 23 क्वेश्चन, यू सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। यूज द सेम लॉजिक, आई गिव यू द हिंट कि पहले ऑप्शन पढ़ना, इसको पढ़ना, फिर इसको पढ़ना, फिर देखना कि इसमें कोई लॉजिकल तो नहीं है। अगर दोनों लॉजिकल मिलेंगे देन गो टू द ऑप्शन एंड देन क्रॉस चेक एंड देन गिव मी द आंसर, ठीक है। तो प्लीज़ गिव मी द आंसर ऑफ दिस to let me know that you are actually learning what I'm trying to teach you, ठीक है, okay. So by now what we are done with the inference part, we're done with the assumption part. Now we'll talk about something called as the crux, central idea और summary. अगर क्वेश्चन हमें आपसे बोलता है what is the crux of the passage, अगर बोलता है what is central idea of the passage, या फिर बोलता है what is summary of the passage, तीनों करने का तरीका क्या है, सेम है। मतलब क्या होता है कि पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है, पहला रूल नंबर 1, इसमें भी चलना है पैसेज के अकॉर्डिंग, खुद का दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। एंड बॉर्डर ऑप्शन को देखना है, सेम रूल है, रूल कुछ अलग हो रहा है, नहीं हो रहा है। नो सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या कह रहा है। अगेन आवर थंब रूल सेज कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट व्हाट, विल टॉक अबाउट द ऑप्शंस। नंबर 1 ऑप्शन देखो, ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। नॉर्मल स्टेटमेंट है, इट्स नाइदर वेरी एक्सट्रीम नाइदर वेरी लॉजिकल, तो इट कैन बी राइट, ठीक है। सो इट कैन बी राइट, ओके। सो राइट यहाँ पे इट कैन बी राइट, क्वेश्चन मार्क। एनी फॉर्म, इट कैन बी राइट, तो यहाँ पे टिक लगा दो। एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड टू डिटोरिएट बाई एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। सो इट लुक्स लाइक वेरी गुड स्टेटमेंट। तो अब मुझे लग रहा है ये ज़्यादा ही करेक्ट साइड पे है, क्योंकि कह रहा है कि कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये डिटेरिएट हो सकती है बाय द एक्सेस ऑफ इट्स ओन बेसिक प्रिंसिपल। मान लो कि डेमोक्रेसी ज़्यादा दे दिया तो डिटेरिएट हो जाएगी, पीपल हैव मोर डेमोक्रेसी अगेन बिकम्स एन ऑटोक्रेसी, ठीक है। एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन इंश्योर्स अ परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। नाउ सी दिस इज़ अ इलॉजिकल स्टेटमेंट और वेरी वेरी फार फेचड स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि अच्छा एक और रेड फ्लैग यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, फार फेचड स्टेटमेंट आया ना, तो उसको यहाँ पे हम लोग अपनी लर्निंग से यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। कहाँ गया रेड फ्लैग हमारा? वेयर इज़ माई रेड फ्लैग, वेयर इज़ माई रेड फ्लैग, वेयर इज़ माई रेड फ्लैग, या माई रेड फ्लैग। सो आई विल ऐड वन मोर रेड फ्लैग हेयर, दैट इज़ योर फार फेचड। ऐसा स्टेटमेंट जो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, तो फार फेचड स्टेटमेंट क्या होते हैं जनरली, दे आर रॉन्ग, ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू आवर पैसेज, कहाँ गया हमारा पैसेज, ओके। फार फेचड स्टेटमेंट कह रहा है ह्यूमन सोसाइटीज। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि वॉच दिस वीडियो एट 1.25x,
ठीक है, और 1.5x, क्योंकि लंबी वीडियो है। अच्छा, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटेरियोरेट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कि डेमोक्रेसी ज़्यादा दे दोगे, लिबर्टी ज़्यादा दे दोगे, डिटेरियोरेशन गवर्नमेंट का होने लगेगा। एजुकेशन टू ऑल सिटीजन इंश्योर्स, सारे को एजुकेशन को सिटीजन को एजुकेट कर दोगे तो क्या फंक्शनल डेमोक्रेसी बन जाएगी? मे बी द गवर्नमेंट इज अनस्टेबल, मे बी कू हो गया, सिटीजन तो बढ़िया थे, तो दैट कैन नॉट इंश्योर अ सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। सो दिस इज़ अ लॉजिकली वेरी फार फचर्ड स्टेटमेंट। गलत, सी को तो गलत कर दो। नाउ हैविंग अ गवर्नमेंट इज अ नेसेसरी इविल बिकॉज टायरनी इज इनहेरेंट इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये आप समझ पा रहे हो कि वट इट इज़ सेइंग, कहीं ना कहीं ये बात सही कह रहा है, बट अगेन द टोन ऑफ द मैसेज इज़ वेरी वेरी हार्श। टायरनी के बारे में क्या, टायरनी इज इनहेरेंट इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं बात कह रहा है कि टायरनी इज देयर इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो, इन द करंट बीजेपी गवर्नमेंट में भी टायरनी होगी अगर ये एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह रहा है तो। बट यूपीएससी कैन नॉट से दैट, सो दिस ऑप्शन कैन बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो हमारे पास दो ऑप्शन तो हमने ऐसे ही हटा लिए। हालांकि बात सही कह रहा है, बट ऐसी चीज़ नेगेटिव टोन की चीज़ यूपीएससी नहीं बोल सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ओके, ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये हो सकता है, एंड ये मेरे हिसाब से सबसे एक्यूरेट बी है, ठीक है। सबसे एक्यूरेट मेरे हिसाब से क्या है, सबसे एक्यूरेट मेरे हिसाब से जो आपके लिए है वो है आपका बी। अब हम लोग ऑप्शन अपने पैसेज पे आते हैं और फाइनल हम लोग यहाँ पे टप्पा लगा लेंगे। एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स इटसेल्फ बाय लिमिटिंग टू नैरोली द सर्कल विद इन विच पावर इज कन्फाइंड। ये खुद को क्या करती है, ये इसका फ्लॉ ये है, ओलिगार्की गवर्नमेंट खुद को रूल करती है कैसे, ये करके इमीडिएट वेल्थ को स्क्रैम्बल करके। डेमोक्रेसी खुद को कैसे रूल करती है, बाय द एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी खुद को ज़्यादा डेमोक्रेसी दे के ही रूल कर देती है। सो बेसिकली इस फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक मैं क्या बताया इसने बोला कि गवर्नमेंट खुद को कैसे रूल करती है, ठीक है, या खुद को ऐसे डिटोरिएट करती है। रूल करना, डिटोरेट करना क्या मतलब है, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। ओके, अब ये कह रहा है कि इट इज़ बेसिक प्रिंसिपल इज दैट इक्वल राइट ऑफ टू ऑल होल्ड ऑफिस एंड डिटरमाइन पब्लिक पॉलिसी। सब सोचते हैं कि सभी नेता बन जाएंगे एंड सभी रूल बना लेंगे। दैट इज़ हाउ टू मच डेमोक्रेसी इज ऑल्सो टॉक्सिक। दिस इज एट फर्स्ट ग्लांस अ डिलाइटफुल अरेंजमेंट। पहले तो लगेगा बहुत अच्छा है, सबको लिबर्टी, सबको सब कुछ मिल रहा है, राइट्स मिल रहे हैं। इट बिकम्स अ डिजास्टर्स बिकॉज द पीपल आर नॉट प्रॉपरली इक्विप्ड बाय एजुकेशन टू सेलेक्ट द बेस्ट रूलर्स एंड वाइजेस्ट कोर्सेस एंड द पीपल हैव नो अंडरस्टैंडिंग एंड ओनली रिपीट व्हाट देयर रूलर्स आर प्लीज टू टेल देम। Such a democracy is tyranny and autocracy. So Plato was against the democracy in this sense. Plato एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता था एंड प्लेटो डेमोक्रेसी के आइडिया के अगेंस्ट था। वो डेमोक्रेसी को भी टायरनी ऑटोक्रेसी बता रहा है कि टू मच डेमोक्रेसी एवरी वन बिकम अ टैरेंट, एवरी वन विल ट्राई टू बिकम अ रूलर। सो दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ योर जीएस एंड योर ऑप्शनल, ठीक है। पीएसआर ऑप्शनल पढ़ाते हैं, मेरा ऑप्शन पीएसआर नहीं है, बट मैंने एक आध महीने पढ़ा था बहुत पहले। सो बेसिकली ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो इससे आप मुझे बताओ कि आपको ज़्यादा एक्यूरेट क्या ये लग रहा है कि ये लग रहा है। ये तो यही कहना चाह रहा है ना पहले पार्ट में कि गवर्नमेंट खुद को कैसे रूल करती है और डेमोक्रेसी खुद को कैसे रूल कर रही है। तो ये वही तो कह रहा है, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटेरियोरेट इटसेल्फ बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। एरिस्टोक्रेट का बेसिक प्रिंसिपल था कि अपने सर्कल में ही पावर कन्फाइन कर लिया, कुछ लोग बस पावर रहे, एंड दिस रूल्ड एरिस्टोक्रेट्स। ओलिगार्की का मतलब था कि वेल्थ को सब सारे वेल्दी लोगों की गवर्नमेंट, अब इनके पास वेल्थ का स्क्रैम्बल होकर ये इसको मतलब कि जो उसका बेसिक प्रिंसिपल था वही उस गवर्नमेंट की नैया को डुबा रहा है। दैट इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी देख लिया। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज। अगेन स्टेप वन क्या कहता है कि ऑप्शन को पढ़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन फर्स्ट। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प्स इन चूजिंग द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। नाउ लॉजिकली ये स्टेटमेंट सही है, तो यस स्टेटमेंट इज सही लॉजिकली, ठीक है। लॉजिकली तो मेरे को सही लग रहा है, ओके। हेवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस बाय अडॉप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम। नाउ एज अ जीएस का कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ड्राई लैंड अगर क्रॉपिंग सिस्टम हम फॉलो करेंगे तो हम ग्राउंड वाटर से कम लेंगे क्योंकि उनको पानी ही कम लगती है, लाइक मिलेट, ज्वार, बाजरा, ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर सी क्या करें। क्लाइमेट चेंजेस इंक्रीजेज द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वाइल साइमल्टेनियसली थ्रेटनिंग इट। क्लाइमेट चेंज क्या करता है कि वाटर रिसोर्सेज की क्रिटिकलिटी को बढ़ाता है। ये क्लाइमेट चेंज से पानी के चीज़ों का हमारा और ज़्यादा उसका लॉस होगा एंड उसको थ्रेटन भी करेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा मान लो कि शहर में समुंदर का पानी आ गया सी लेवल राइज होने से, सैलिनाइजेशन नहीं हो जाएगा ग्राउंड वाटर का। सैलिनाइजेशन हो जाएगा तो लोगों के पास अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी, वाटर की क्रिटिकलिटी भी बढ़ जाएगी, राइट, एंड वाटर का जो अवेलेबिलिटी वो थ्रेटन भी हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट। इस तीन में सबसे ज़्यादा लॉजिकल कौन है? ये
Climate changes causes farmer to adopt unsustainable livelihoods and risking coping strategies. Now come here. अब ये चारों स्टेटमेंट आर लॉजिकली ट्रू. सो लास्ट दारोमदार किस पे होगा? द लास्ट डिपेंडेंसी विल बी ऑन योर पैसेज. ठीक है. अब यहाँ पे व्हाट वी सी कि कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे नोटिस करो. ये क्या, रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, दो कीवर्ड यहाँ मिला. ये कह रहा है कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पर डिपेंडेंस कर लो बाई ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम्स. एंड ये कह रहा है कि क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वाइल साइमल्टेनियसली थ्रेटनिंग इट. ये कह रहा है कि अनसस्टेनेबल लिवलीहुड फार्मर अडॉप्ट कर लेते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड रिस्किंग कोपिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है, पानी ज़्यादा यूज़ कर लेंगे एंड ऑल इन ऑल. अब देखो कि इसमें क्या कह रहा है. ये कह रहा है कि स्टडी कंडक्ट किया गया क्लाइमेट चेंज कवरी बेसिन के ऊपर तमिलनाडु में using the regional climatic models showed an increasing trend for maximum and minimum temperatures and decrease in the number of rainy days. यार ये क्लाइमेट मॉडल को यूज़ करके ये रेनी डेज के टेम्परेचर को मेजर कर पाया, बट ये कहीं नहीं कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज के मॉडल को यूज़ करके आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बना पाओगे. तो इसके बारे में तो कहीं बात ही नहीं कर रहा है क्वेश्चन में. एंड इज आस्किंग अबाउट द क्रक्स. क्रक्स में हमें क्या करना है? वी हैव टू स्टिक टू द पैसेज. वी हैव टू स्टिक टू द पैसेज के अकॉर्डिंग ही चलना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. ठीक है, तो इसमें क्या करना है बेसिकली हमें? वी हैव टू stick to the passage. All right, okay, very well. एक सेकंड ना, एक मिनट बस दे तो मुझे. ओके, ठीक है, यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं. तो मेरा कौन सा ऑप्शन गया? ये ऑप्शन तो मेरा चला गया, तो ये चला गया. ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि इज इट टॉकिंग समवेयर, ये ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम्स. अब पढ़ते हैं क्या ये कहीं दिख रहा है मुझे? दिस क्लाइमेटिक शिफ्ट्स विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मतलब जो पानी का साइकिल है उस पर इम्पैक्ट करेगा. जो ग्राउंड वाटर का रन ऑफ होता है, रिचार्जिंग होती है. लीड टू मोर रन ऑफ, पानी ज़्यादा बहेगा, वेस्ट होगा. एंड लेस रिचार्ज, कि पानी ग्राउंड वाटर में सीप कम करेगा. एंड इफेक्ट द ग्राउंड वाटर, अगर मान लो कि बारिश हुई, पानी रन ऑफ करके ज़्यादा चला गया और नीचे ज़मीन तक कम पहुँचा, तो ग्राउंड वाटर टेबल क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि रिचार्ज ही नहीं हो पाया. ठीक है. एंड इफेक्ट द ग्राउंड वाटर टेबल्स. देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स. इसीलिए क्या हुआ है कि ड्राउट कम हो रहा है, ड्राउट ज़्यादा बढ़ रहा है. एंड दिस हैज़ ड्रिवन फॉर फार्मर्स टू इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज टू सिक्योर देयर क्रॉप्स. नाउ दिस इज समथिंग विच मेक सेंस कि अगर ज़्यादा ड्रॉट हो रहा है, ठीक है, देयर हैज़ बीन इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स. दिस हैज़ ड्रिवन द फार्मर्स टू इंक्रीज डिपेंडेंसी, टू इंक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन वट, टू सिक्योर देयर क्रॉप्स. ठीक है. अब देखो कि यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं एज़ कम्पेयर टू द पैसेज, क्योंकि ये भी कह रहा है कि अगर फार्मर को यहाँ पे डिपेंडेंसी होगी तो वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड करेगा. एंड दैट इज़ अ रिस्किंग कोपिंग स्ट्रैटेजी इटसेल्फ. तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है ये वाला. बट नाउ वी हैव टू लुक फॉर द बेस्ट. यहाँ पे कह रहा है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट, दैट इज़ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द समथिंग विच इज़ मोस्ट रिलेटेबल. पढ़ा था ना हमने कि विच मेक्स मोस्ट सेंस. That's what we have to took the closest and the most broader option, and this is something which has to be a more broader option. तो more broader option क्या है? ये कह रहा है कि अब सी ऑप्शन देखो, 1A भी तो चला ही गया है. सी देखो, क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वाइल साइमल्टेनियसली थ्रेटनिंग इट. क्या इसके अंदर में ये वाली चीज़ नहीं आ गई कि अगर यहाँ पे ग्राउंड वाटर क्रिटिकलिटी होगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ भी इसमें इंक्लूड हो गई. तो इट इज़ अ मोर ब्रॉडर स्टेटमेंट. दैट्स ऑप्शन इज़ योर सी. ठीक है, ओके. नाउ कम हियर. अगेन ये क्या बोल रहा है? सेंट्रल आइडिया क्रक्स ऑफ पोएम ऑफ द मैसेज. यहाँ पे हमें स्टेप 1 में क्या करना है? ऑप्शन को पढ़ना है. पढ़ो. द कंसेप्शन ऑफ द व्हाट इज राइट और रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट. ठीक है, बहुत लॉजिकल स्टेटमेंट है, सही हो सकता है. अनलेस अ रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड्स एज टू व्हाट इज रॉन्ग और राइट, नो मैन वुड बी मॉरली राइट. ठीक है, देख सकते हैं ये भी काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल है, हो सकता है. मैन इज इनहेरेंटली, फिलोसॉफिकली दोनों राइट है. मैन इज इनहेरेंटली इमोरल एंड सेल्फिश इन अ नेचुरल स्टेट. डोंट यू थिंक इट इज़ very regressive statement and trying to demean the existence of man? So this is something which is inherently immoral. कि मतलब आप पैदा ही immoral हुए थे, ऐसा हो सकता है क्या? No man is inherently immoral. तो without even reading the passage, UPSC will never such demeaning statements. तो ये आपके बिल्कुल भी नहीं होगा. The idea of what is right or wrong, बेसिकली समझो कि फिलोसॉफिकल ऐसे है, ये फिलोसॉफिकल पैसेज है. हाउ कैन अ फिलोसॉफिकल पर्सन टॉक सच पेसिमिस्टिक? द आइडिया ऑफ व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीशीज़. अब मान लो मुझे पता ही नहीं है कि राइट और रॉन्ग क्या है, मैं बस एक आई एम समथिंग हु हैज़ लॉस्ट हिज सेंसेस, तो क्या मैं सर्वाइव नहीं कर सकता? आई कैन सर्वाइव. दिस स्टेटमेंट इज़ व्हाट आई कॉल एज अ वेरी फार फेचड स्टेटमेंट. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ऑप्शन इज ऑफ गेटिंग रॉन्ग इज हाई. तो अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मैं इसको गलत कर दूंगा. बट अगेन आई विल पुट दिस ऑन होल्ड.
ठीक है, एंड आई विल गो विद दिस 2 ऑप्शंस। अगर इसमें से कोई सही मिल गया तो मैं मार्क कर दूंगा, नहीं तो मैं इस पर वापस आऊँगा इसको रिकैलिब्रेट करने के लिए। बट फॉर नाउ व्हाट आई एम 100% श्योर इज दैट कि दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब नाउ कम टू द पैसेज। कह रहा है कि नथिंग कैन एग्जिस्ट इन अ नेचुरल स्टेट विच कैन बी कॉल्ड गुड बैड बाई कॉमन एसेंट। तो ये तो अगेन इसको ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, तो ये तो हमने सही गलत किया था इसको। कह रहा है कि नेचुरल स्टेट में तो कोई सही गलत है ही नहीं, सिंस एवरी मैन हु इज इन नेचुरल स्टेट कंसिडर्स ओनली हिज एडवांटेज एंड डिटरमाइंस व्हाट इज गुड एंड बैड अकॉर्डिंग टू हिज ओन फैंसी एंड इन सो फार एज ही रिगार्ड फॉर हिज ओन एडवांटेज अलोन एंड होल्ड्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू नो वन सिम बाई एनी लॉ, देयरफॉर सिन कैन नॉट बी कंसीव्ड इन नेचुरल स्टेट। कहना चाह रहा है मतलब ये कि अगर आप नेचुरल स्टेट में तो आपको जो करोगे अच्छा ही लगेगा, यू नॉट फाइंड दैट इज बैड। दैट इज वाई अगर कोई नेचुरल स्टेट में है अपने तो उसमें कोई सिन कह ही नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट कंसीव अ सिन, यू कैन नॉट से समथिंग ही हैज डन सम एक्शन इज अ सिन, बट only in the civil state. But when you look by the eyes of a state, by an established agency, then you will find कि by decreed by the common consent what is good or bad, कि commonly क्या agree किया गया what is good or bad, तभी आप बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो what is good or bad। ठीक है, एंड देन आप एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो स्टेट के, तो आप खुद से खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से कि आई एम राइट और रॉन्ग, यू कैन नॉट इवन परसीव दैट। ओनली व्हेन यू से बाई अ सर्टेन नॉर्म कि दिस इज राइट और रॉन्ग, तभी आप राइट और रॉन्ग को डिफाइन कर सकते हो। क्योंकि नेचुरल स्टेट में नथिंग इज राइट, नथिंग इज सिंफुल, नथिंग इज रॉन्ग। अब देखो क्या कह रहे हैं, कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट। क्या ये वही बात नहीं कह रहा है कि स्टेट डिफाइन करेगा कि राइट और रॉन्ग क्या है, खुद से नेचुरल स्टेट में तो कर नहीं सकते। अभी क्या कह रहा है बी, देख लो, बी भी क्लोज था। अनलेस अ रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड्स एज टू व्हाट इज राइट और रॉन्ग, नो मैन वुड बी मोरली राइट। नाउ अभी समझ रहे हो कि इट इज सेइंग, इट इज मोर टॉकिंग इन अ नेगेटिव सेंस। कह रहा है कि कोई इंसान मोरली राइट होगा ही नहीं जब तक स्टेट ना कहे, जब तक स्टेट ना कहे तब तक मोरली रॉन्ग है। सो इट इज़ अगेन अ वेरी फार फेचर्ड स्टेटमेंट, नेगेटिव सेंस का स्टेटमेंट। तो बी भी काटना था हमें, बी सी काट ही दिया, 50-50 यहाँ बचा था, एंड दिस इज द मोस्ट लॉजिकल एज कम्पेयर टू द एज पर द पैसेज। सो अराउंड आंसर इज ए। ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस चेक कैसे करूँगा, तो मेरा ए तो सही आया था एंड डी में मेरे को डाउट अगर आया तो मैंने पहले ही मांगा था कि डी इज़ फार फेचर्ड, डी कैन शुड बी रॉन्ग, एंड ए तो मेरा यहाँ से श्योर शॉट हो गया। दैट्स हाउ विल पैसेज में एक्यूरेसी बढ़ानी है ना, देन यू हैव टू क्रॉस चेक व्हाट यू आर थिंकिंग, कि पहले तो ट्रिक लगाओ। ट्रिक में वो ब्लाइंड ट्रिक नहीं, नॉर्मल वाला इलॉजिकल है तो उसको देखो, इलॉजिकल में सारे लॉजिकल है, देन फाइंड ये कौन सा फार फेचर्ड है, देन फाइंड विच इज़ द मोस्ट, अगर फिर भी डाउट आता है देन सी की विच इज़ द मोस्ट क्लोजेस्ट टू द पैसेज। ठीक है, implications, now this is the last one which is important, it is indirect deduction from the passage। illogical वाले को काट दो, रेड फ्लैग वाले को देखो कैसे सॉल्व करना है, समझो। ठीक है, अब समझो कि implication का मतलब क्या है। implication का मतलब है कि ये पैसेज में तो नहीं दिया है, इट इज़ इनडायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम द पैसेज, कि पैसेज में जो भी फैक्ट्स एंड चीज़ें दे रखी हैं उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपने क्या डिडक्ट किया। अब अजम्पशन और इम्प्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, अजम्पशन में तो ये काम कर रहे थे हम लोग कि व्हाट वी आर अज्यूमिंग फ्रॉम द पैसेज। इम्प्लीकेशन में ये मतलब है कि पैसेज से कुछ भी मिलता जुलता नहीं होगा, आपको खुद से एक बनाना है, बट द सेंट्रल थीम शुड बी अकॉर्डिंग टू द पैसेज ओनली। दिमाग से निकला, ऊपर से गया, बाउंसर गया, डोंट वरी। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो ये रूल तो हर जगह काम करेगा, इलॉजिकल वाले को काट देना है, एंड रेड फ्लैग वाले के लिए वी हैव टू लुक आउट फॉर रेड फ्लैग्स एंड देन वी हैव टू लुक आउट फॉर ग्रीन फ्लैग्स एज वेल। ठीक है, अब यहाँ समझो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द रैशनल, प्लॉजिबल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे अगेन, दीज रैशनल, plausible and practical are just the decoration, they are just the adjectives यार, they are just the decorations। ठीक है, मैं बोलूँगा ये बस क्या है, they are just decoration, they are just trying to scare you। मैं बोलूँ या ज़्यादा बोलूँ कि मैं वर्ड को भारी भरकम बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, they are just trying to give weight to this word called as implication। हमारे काम का एक ही है यहाँ पे, implication, we only have to worry about this implication only। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, too much globalization is not in the best interest of any country। नाउ अगेन यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे। अब आप लोग अक्सर कहीं पे ट्रिक अप्लाई करते हो, कहीं अप्लाई नहीं करते हो, मैं ट्रिक कहीं अप्लाई नहीं करता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्रिक अप्लाई करके बनाया जा सकता है, बट ट्रिक तो मैं कभी बात करता नहीं हूँ, तो ट्रिक से बनाएंगे ही नहीं इसको, बट लास्ट में आई विल जस्ट शो यू फॉर योर सेटिस्फैक्शन कि ट्रिक से कैसे बनाते हैं इसको। इसमें तुक्के से ट्रिक लग गया, सब में लगता नहीं है। ठीक है, ओके, बट यहाँ समझो क्या कह रहा है, टू मच ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। इसको सोचो कि यूएस, इंडिया, कोई ऐसी कंट्री हो जो बोले कि आई वॉन्ट ग्लोबलाइजेशन एज मच एज आई कैन, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, इट इज़ बेस्ट फॉर माई कंट्रीज इंटरेस्ट। मे बी कल्चरली मेरे लिए बेस्ट ना हो, मे बी माई कल्चर इज़ नॉट गोइंग टू अदर प्लेसेस,
ठीक है, बट मेरे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिट हो सकता है. सो हाउ कैन यू से इन जस्ट वन वर्ड, वन लाइन, वन रिजिड लाइन कि इट इज़ नॉट एट ऑल बेस्ट इंटरेस्ट के लिए है. तो दिस इज समथिंग विच आई वुड से इन आवर वर्ड्स कि इट इज़ वेरी फार फेचड. आपको ज़्यादा नहीं हो रहा है भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, राइट? ओके. द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर्स. ठीक है, दिस कैन हैपन, राइट? कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो इकोनॉमिक बॉर्डर्स हमारे कम हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो पाता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, एंड थिंग्स आर हैपनिंग. बट दिस इज़ अ लॉजिकल स्टेटमेंट. हाउ एवर वी हैव टू, अब भाई इलॉजिकल तो नहीं है, देन विल लुक आफ्टर द लॉजिकल है कि नहीं. तो लॉजिकल तो है. अब लॉजिकल है तो क्या ब्लाइंडली सही कर देंगे? नहीं. विल अगेन व्हाट विल डू, विल क्रॉस चेक विद द पैसेज. सो विल पुट दिस ऑन होल्ड एंड विल से कि सही हो सकता है. क्वेश्चन है बट सही हो सकता है. इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इम्पिंज्ड ऑन द डोमेन ऑफ द स्टेट. ठीक है, अगर आपको इम्पिंज्ड का मतलब नहीं पता, देन डू नॉट शाई अवे फ्रॉम, क्योंकि मुझे नहीं पता था, सो डू नॉट शाई अवे फ्रॉम लुकिंग एट दिस इन द लुकिंग दिस वर्ड इन द हिंदी का कॉम्प्रहेंशन. डू नॉट शाई अवे फ्रॉम अ वीकनेस. ठीक है, अगर इफ़ यू आर शाइंग अवे फ्रॉम अ वीकनेस देन यू विल नेवर बी एबल टू वर्क अपॉन दैट. ठीक है, सो एक्सेप्ट योर वीकनेस, एक्सेप्ट योर फेलियर्स. मेरे से कोई मिस्टेक होता है, इफ़ आई मेक सम मिस्टेक्स इन द वीडियो, सो आई एक्सेप्ट इट, आई एम हम्बली एक्सेप्टेड कि या बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टीच यू अ कंप्लीट सब्जेक्ट. ठीक है, इन टू एक वीडियो में पूरा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ऑब्वियसली मिस्टेक होगा. इवन द मोस्ट डेकोरेटेड फैकल्टीज इन द कंट्री मेक मिस्टेक्स. इट जस्ट कि उनके वीडियो को रिव्यू करने के लिए एक टीम होती है, दे रिव्यू देयर कंटेंट, उसके बाद रिव्यू करके एडिट करके वो अपलोड करते हैं. तो आपको मिस्टेक दिखता नहीं है. मेरे पास कोई टीम नहीं, मेरे पास कोई एडिट करने वाला नहीं है. सो आई एम जस्ट नेचुरल एंड ऑर्गेनिक. तो दैट्स वाई आपको कुछ मिस्टेक्स दिख जाते हैं. तो बस ठीक है ना, इट्स ह्यूमन, वी लर्न एंड वी इम्प्रोवाइज. जो मिस्टेक होते हैं मैं उनको पॉइंट आउट करता हूँ. ठीक है, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि 99% में आपको एक्यूरेसी दे दूँ मैं. ठीक है, अब कम हेयर. पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन. ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन. इट्स अ वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट. सही बात है, हो सकता है. अब देखना होगा क्या पैसेज में बात कर रहा है कि नहीं. जियो पॉलिटिक्स विल हैव टू रिकंसाइल टू मेनी एम्बिगिटीज एंड अनसर्टेनिटीज. अगेन वी हैव टू लुक एट द पैसेज की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अब लेट्स टॉक अबाउट द पैसेज. इन द इमीडिएट फ्यूचर we will see the increasing commodification of many new technologies, artificial intelligence, robotics, 3D manufacturing, custom-made biological and pharmaceutical products, lethal autonomous weapons and driverless cars. टेस्ला कर रहा है ये काम. तो क्या कह रहा है कि इन सारी चीज़ों का commodification हो जाएगा, मतलब they will be more used as a commodity. हर कोई यूज़ करेगा. This will pose conundrums. कैसे ये issues फेस करेगा? कैसे? The moral question of how a driverless car will decide between hitting a jaywalker, swerving and damaging the car has been often debated. ठीक है, द आंसर इज बहुत सिंपल. मान लो किसी कार ने धक्का मार दिया किसी को, तो लीगल इम्प्लीकेशन होगा. तो अब ये कह रहा है कि ये आंसर सिंपल है कि ह्यूमन लाइफ को बचाना है, बट मे बी एआई को यह ना बताया गया हो. ठीक है, और कॉम्प्लेक्स भी आंसर है कि कार के डैमेज को बचाएं या ह्यूमन को बचाएं. सो इस तरीके की चीज़ें हैं. तो एआई माइट नॉट टेक डिसीजंस. और अगर डिसीजन ले भी लिया कार को घुमाना है, तो किस एंगल पे कार को घुमाना है कि जे वॉकर को ही बचा ले. ठीक है, एंड इफ़ द ड्राइवरलेस कार इज़ इन ड्यूब्लिन, हु वुड टेक द डिसीजन. अब मान लो कि ये कार जो है इस ड्यूब्लिन में है. द आयरिश गवर्नमेंट और द कार्स ओरिजिनल कोड राइटर इन कैलिफोर्निया और अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन हैदराबाद टू whom maintenance is a very beautiful statement, very beautiful passage was given, which is trying to raise a very very good point. You can quote this in your essays about the technology, AI and all. तो बेसिकली कह रहा है कि जो अगर कार ने धक्का मार दिया किसी को लेट से और सही डिसीजन नहीं ले पाया, कार चल रही है ड्यूब्लिन में, एंड जो प्रोग्रामर ने उसको कोड किया है वो कैलिफोर्निया में बैठ के उसने कोड करा है उसकी एआई को. ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है वो हैदराबाद से उसने आउटसोर्स किया है, वो गूगल में जाके काम कर रहा है लेट से, या टेस्ला में जाके काम कर रहा है. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कौन ब्लेम करने वाला है, हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस. कि डिफरेंट नेशनल जुरिसडिक्शंस हैव डिफरेंट प्रिंट on prioritizing a human life. Now how will it affect the insurance and investment decisions including transnational ones? So basically it's talking about कि technology से trans borders काम हो रहे हैं. Now decision making is getting difficult. So these are the issues which it is posing. So basically क्या ये statement modern technologies are increasingly blurring the economic borders? It is very right according to the passage, क्योंकि टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो रही है. यहाँ का टेस्ला इंडिया में आ जाए तो हो जाए, तो ये इकोनॉमिक बॉर्डर ब्लर हो गया. 2 इज़ राइट स्टेटमेंट. अब देख लो, अगर मैंने 1 को फार फेचड मान के रॉन्ग कर दिया
तो दिस इज़ 1, इस वे में मेरा 1 1 1 गया, तो 2 3 एंड 5 ऑप्शन था पहले ही। बट क्या मैं ट्रिक पे बिलीव करूँगा? क्या हम ट्रिक पे बिलीव करने वाले लोग हैं? नहीं, वी ऑलवेज क्रॉस चेक। तो यहाँ से तो मैं इसको सी मान चुका हूँ कि सी इज़ द ऑप्शन आंसर, बट आई विल ऑलवेज क्रॉस चेक। तो मैंने एक चीज़ तो क्या क्रॉस चेक कर ली कि 2 तो मेरा सही है, एंड इफ़ आई सी कि 2 सही है तो 1 तो ये गया है, तो भी तीनों में 2 है, यानी इसमें 2 तो है, एक ऑप्शन तो मेरा अगेन चेक हो गया। अब 3 और 5 को मैं चेक कर लूँगा। 3 कह रहा है कि इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इम्पिंज्ड ऑन द डोमेन ऑफ द स्टेट, कि ये डोमेन ऑफ द स्टेट की इस बारे में बात करी थी इसने यहाँ पे, तो 3 भी ऑप्शन सही है, तो 3 भी ऑप्शन सही है। अब देख लो कि 4 देख लो, क्या इसमें कहीं पर भी सप्लाई चेन के बारे में बात करी है? नेवर इन दिस स्टेटमेंट इट हैज़ टॉक्ड अबाउट द सप्लाई चेन, तो 4 स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगेन यहाँ पे अगर 4 को हटाओगे, 4 को हटाओगे, 4 को हटाओगे, तो अगेन यू हैव दिस थिंग कमिंग, ठीक है। तो अगेन योर ऑप्शन इज अगेन कन्फर्म्ड कि 2 3 एंड 5 ओनली, राइट, ओके, ठीक है। नाउ सी द लास्ट वन, दैट इज योर क्रिटिकल मैसेज। क्रिटिकल मैसेज क्या होगा? मान लो एक आपको पैसेज दिया हुआ है, बोल रहा है इसका क्रिटिकल मैसेज क्या होगा। तो अगेन रूल देख लो, सेम इलॉजिकल स्टेटमेंट को हम हटा देंगे, पहले ही पता है, इलॉजिकल एब्सर्ड को हटा देंगे, खुद का दिमाग ज़्यादा अगेन नहीं लगाना है, पैसेज पे स्टिक रहना है, ये तो सब में एप्लीकेबल था, ठीक है। क्रिटिकल मैसेज कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज। तो अगर मेरे को 2 ऑप्शन मिलेगा तो मैं बेस्ट को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि ये बेस्ट कह रहा है। एंड चूज़ कैसे करूँगा? विच इज़ मोर ब्रॉडर, विच इज़ मोर अलाइन टू द पैसेज, ठीक है। अब स्टेप 1 क्या कहता है कि वी हैव टू रीड द ऑप्शंस फर्स्ट, तो रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल में देख लो क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? इंडियाज़ एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। तो ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि इंडिया का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो गया है, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज ट्रांजिशन, ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डीकार्बोनाइज आवर इकोनॉमी, ठीक है, एनर्जी को हम थर्मल से शिफ्ट करना चाहते हैं रिन्यूएबल में। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिकम कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड, so this can be a right statement, so it is making sense, but अगर illogical तो नहीं है, लॉजिकल है। अब लॉजिकल है तो we have to do what? We have to wait for the cross check। डाउट है और सही होने का डाउट है हमें। अब सेकंड ऑप्शन देखो, इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इज हेविली ट्यून्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नाउ इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बीइंग राइट इज ऑल्सो वेरी हाई, ओके। थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहे हैं, इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपैटिबल विद इस ब्रॉडर सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल गोल्स। अब ये नॉट देख के मैं नहीं काटूंगा, प्लीज़ समझो इस बात को कि नॉट देख के हमें उसको टेक्निक्स को नहीं फॉलो करना है, विच गिव्स यू अ ब्लाइंड एडवाइस। यू डोंट कैन नॉट बी अ ब्लाइंड, यू आर सपोज टू बी a civil servant, you are supposed to make policies. How can you make blind policies? You have to open your eyes, ear and all of your senses, right? सो ये क्या कह रहा है कि इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन आर नॉट कंपैटिबल। ये तो गवर्नमेंट को डिमीन कर रहा है यार। हाउ कैन यूपीएससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिमीन कर दी गवर्नमेंट को? सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट को डिमेंड कर रहा है, ठीक है। इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सप्लाई ओरिएंटेड एंड इग्नोर्स द डिमांड साइड। ऐसा होता है क्या कि डिमांड, जितना डिमांड नहीं है, जैसे मान लो मैं डिमांड करता हूँ कि मेरी डिमांड है कि मेरे को ईवी ला कर दो, तो क्या इंडिया की पॉलिसी ईवी को प्रमोट नहीं कर रही है? फेम स्कीम कर रही है प्रमोट। सो दिस इज़ एन एब्सर्ड स्टेटमेंट। अगर सिर्फ सप्लाई ओरिएंटेड है हमारी पॉलिसी, डिमांड साइड ओरिएंटेड है ही नहीं, सो इट इज़ एन एब्सर्ड स्टेटमेंट एंड अगेन ट्राइंग टू डीमीन योर गवर्नमेंट पॉलिसी। यूपीएससी कभी भी ऑप्शन में अगर पब्लिक पॉलिसी को डीमीन करे, दैट ऑप्शन इज़ रॉन्ग, कभी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन आपके यहाँ से हो गया, ठीक है, गया। अब वी आर इनटू 2 ऑप्शन, तो वी आर लेफ्ट विथ समथिंग कॉल्ड एज 50-50। अब जो क्लोजेस्ट होगा उसको पढ़ेंगे, तो इसका आंसर कौन देगा? ऑब्वियसली हमारा पैसेज देगा। वो गैंग से सिर्फ में कहता है ना कि 1 लाख रुपया तय हुआ है रकम, मंत्री जी कौन देगा? सो इसका आंसर कौन देगा? आंसर देगा हमारा ये पैसेज, ऑलराइट। इंडिया फेसेस अ चैलेंजिंग इमीडिएट फ्यूचर इन एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, चैलेंज फेस कर रहा है पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि हमारे पास इतना लोड है, हमें 2050 तक हमें नेट जीरो बनना है। द प्रॉब्लम्स आर मल्टीपल, स्पटरिंग फॉसिल फ्यूल, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़, लिमिटेड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मॉडर्न कुकिंग फ्यूल फॉर द पुअरेस्ट। ठीक है, वो हमारा LPG वाला, राइजिंग फ्यूल इंपोर्ट करना होता है हमें फ्यूल, इज़ एन अनस्टेबल ग्लोबल एनर्जी कंटेक्स्ट। अभी भाई ग्लोबल एनर्जी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हर जगह चलता है, कभी कभी कतर का चलता है क्राइसिस, तो कभी रशिया का चलने लगा है। सो कॉन्टिन्यूड एनर्जी
इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग एंड गवर्नेंस चैलेंजेस लीडिंग टू इट्स कॉस्टली डेफिसिट और सरप्लस सप्लाई, कभी डेफिसिट हो जाता है कभी सरप्लस हो जाता है, एंड नॉट लीस्ट ग्रोइंग इन्वायरमेंटल कंटेस्टेशंस कि भैया नेट जीरो करो अराउंड लैंड वाटर एंड एयर, बट ऑल इज़ नॉट ब्लीक, एयर है भाई, एयर पोल्यूशन हो रहा है, कोल को कम करो, थर्मल प्लांट को आप डिकमीशन करो, ऑल इज़ नॉट ब्लीक, growing energy efficiency programs, integrated urbanization and transport policy like your decarbonization of transport, your FAME scheme, inroads to enhancing energy access security and bold renewable energy initiatives, कौन सा लाइक PM कुसुम, ठीक है, वन अर्थ वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, इवन इफ नॉट फुली कंसेप्चुअलाइज सजेस्ट द प्रॉमिस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. सो व्हाट यू सी, यहाँ के जीएस के पूरे नॉलेज को आपको इंटरकनेक्ट करना है, लाइक आई ट्राई टू डू कि जो मैंने देखा उससे मैंने जीएस को रिकॉल करा. सो दैट्स हाउ यू कैन रिकॉल, इसको एक्टिव लर्निंग भी हो गया हमारा. तो इससे आपको कहने का आपको क्या समझ में आया, व्हाट इज़ द क्रिटिकल मैसेज दिस पैसेज ट्राइंग टू डिलीवर, कि हमारे पास चैलेंजेस तो हैं बट वी आर ट्राइंग टू, हमारी पॉलिसीज़ को हम इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, पॉलिसी को हम डाइवर्स कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सोल्यूशंस डिस्पाइट वी हैव द प्रॉब्लम्स. तो ये कह रहा है कि इंडियाज़ एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इज़ व्हाट इज़ बेसिकली योर कह रहा है कि अब इन दोनों में हमें डाउट है कौन सा ही होगा. इंडियन एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इज़ हेवली ट्यून टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. नाउ सी, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ ऑल्सो राइट, ठीक है, बट विच इज़ मोर ब्रॉड, B is broader. Why? Sorry, A is broader. Why? क्योंकि ये सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है. एंड एक और चीज़ समझो कि इसमें तो कहीं भी SDG के बारे में बात हुई है क्या पूरे ऑप्शन में? नहीं. एंड हमारा थंब रूल क्या था कि हमें वी हैव टू बी स्टिकिंग टू द पैसेज, जो कि हमें ये कहीं बात कर नहीं रहा SDG के बारे में, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? A. सो A इज़ आवर राइट आंसर. सो विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस, एंड अगेन आई हैव दिस. चलो यार मैं आपको ही सॉल्व करा देता हूँ कि आपके पास सिर्फ एक टास्क है मेरे लिए, ठीक है. मेरे पास टास्क है आपके लिए कि 23 वाला जो क्वेश्चन था, जो ऑयल वाला क्वेश्चन था, मुझे उसको सॉल्व करके आई वांट एवरी सिंगल वन ऑफ यू टू गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है. एवरी वन ऑफ यू हैज़ टू सॉल्व दैट, क्योंकि आई हैव टू नो दैट कि यू आर अप्लाइंग दोज थिंग्स, और उसको सारी मेथड को अप्लाई करके ही करना है. कि स्टेप 1 में आप पैसेज में जाओगे, पैसेज में इलॉजिकल ढूंढोगे, इलॉजिकल नहीं मिला तो लॉजिकल ढूंढोगे, फिर लॉजिकल ढूंढ के आप उसको ऑप्शन से पैसेज से मैच करोगे, फिर जो सबसे नियरेस्ट होगा उसको आप जाके मोस्ट ब्रॉडर वन को आप जाके चूज़ करोगे. यू विल कितना कर लोगे, राइट? क्या एन आई कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, यू विल डू दैट. ओके, सो अज्यूमिंग दिस आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन. हालांकि मैं इसको भी आपको एज अ टास्क देने वाला था, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं. 23 एक को ही कर लो आप बस, ठीक है, ऑयल वाले क्वेश्चन को, ठीक है. वो एजम्पशन का क्वेश्चन था. 23 था ना यार, 21 था, देख लो यार क्या था वो. अच्छा बाद में देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे. पहले ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं. कह रहा है क्रिटिकल मैसेज अगेन, बेस्ट रिफ्लेक्ट पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ऑफ एनिमल फार्मिंग. डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट? जो लोग नॉनवेज खाना चाहते हैं उसको क्यों बोलेगा यार खाना बंद कर दो? तो ये बहुत ही ज़्यादा फार फेचड है, कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहा है. तो दिस इज़ मोर लाइकली रॉन्ग. फूड्स ऑफ एनिमल, फिर भी क्रॉस चेक करेंगे एक बार. फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस विद फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन. ऐसा क्यों करना है? हम क्यों सबको वीगन बनाएंगे? ज़रूरी तो नहीं है. इट इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल चॉइस एंड लिबर्टी. मेरा मन है भाई मेरे को नॉनवेज खाना है, राइट? सो ऐसा तो नहीं करना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी फार फेचड एंड वेरी एक्सट्रीम. सो दिस ऑल्सो कैन शुड बी रॉन्ग, ठीक है. ओके, अब कह रहा है कि यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल्स शुड बी बैंड. अगर एनिमल पे किया हुआ सारा एंटीबायोटिक बैन कर दोगे तो एनिमल को बीमारी होगी, और ट्रीट कैसे करोगे? तो बैन ही कर दोगे क्या सारा एंटीबायोटिक? तो ट्रीट किस चीज़ से करोगे यार? सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी फार फेचड स्टेटमेंट एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तुम्हारा एक ही ऑप्शन सही बचता है, एक बार फिर पढ़ भी लो इसको. एंटीबायोटिक शुड ओनली बी यूज्ड टू ट्रीट डिजीज. सही बात है, ज़्यादा यूज़ करोगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है. सो डी इज़ द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन. अब व्हाट इज़ योर टास्क कि आप इसको एक बार जाना और इस ऑप्शन को पढ़ना. एंड ऑप्शन को पढ़ के एक बार तो मैंने आपको इससे लॉजिक से बता दिया, ये आपके लकली लॉजिक से सॉल्व हुआ. अब मुझे बताओ, ये 2021 का ये भी क्वेश्चन है. इस पूरे के पूरे सेशन में हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो 2021 के ही लिए हैं. इसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बिना पैसेज पढ़े हुए सॉल्व हुए हैं. डू यू सी दैट? आपको एक दो क्वेश्चंस और मिलेंगे, तो आपको हमेशा यू विल फाइंड 3 to 5 क्वेश्चंस विल बी देयर जो कि बिना ऑप्शन को पढ़े हुए, आपके बिना पैसेज को पढ़े हुए सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. और ये आपको कैसे पता पड़ेगा? विथ एडुकेट प्रैक्टिस. तो आप अपने प्रैक्टिस को सॉल्व करना एंड ट्राई टू अचीव 95+% एक्यूरेसी. 18 से लेके 23 तक का पेपर सॉल्व करना है. 21 का मैंने यहाँ पे करा दिया, 23 का मैं कल कराऊंगा, ठीक है. तो आपके पास बचा कौन कौन सा? 2018 से लेके 2020 तक का, और 22 का भी 4 साल का बचा है. इसको करना. अगर आपका 95+% एक्यूरेसी नहीं आता है, देन ट्राई टू सॉल्व मोर पेपर्स फ्रॉम 2013 to 2018. अब इनको भी लगाते बैठना,
ठीक है, ये 8-10 साल का कॉम्प्रहेंशन लगा लो, ट्रस्ट मी यू विल बी अ प्रो, लाइक ए सुपर प्रो इन कॉम्प्रहेंशन। आपको लगेगा ना कि ऐसे देखोगे मतलब फील आ जाएगा कॉम्प्रहेंशन में। तो अगर कॉम्प्रहेंशन में प्रॉब्लम होती है देन आई विल सजेस्ट यू कि 2013 से लेकर 2022 तक का कॉम्प्रहेंशन लगा लो, ठीक है। ओके, तो इन सब को यूज़ करके एक बार इसको पढ़ना है एंड यू विल फाइंड कि ये ऑप्शन को आप क्रॉस चेक कर लेना इसको पढ़ के, ठीक है। एंड व्हाट इज़ योर टास्क? योर टास्क इज़ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो वी विल डिस्कस ओवर हियर। कहाँ गया? हमने पढ़ा था ना यहाँ पे अजम्पशन में हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑयल वाला, 23 नंबर क्वेश्चन। सो दिस इज़ बेसिकली योर होमवर्क, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि क्या करना है आपको। लिखना है क्या है? आपको लिखना है 23, ठीक है, और 23 का आंसर लिखना है आपको कि आंसर आपका क्या था, आंसर ABCD क्या था आंसर, ठीक है। नाउ दिस इज़ हाउ यू विल डू मी, दिस इज़ हाउ यू विल टेल मी दैट यू आर एक्चुअली डूइंग दैट एंड यू आर बेनिफिटेड बाई वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है कि अब तो तुम टेक्निक जान गया, ठीक है, नाउ यू हैव टू यूटिलाइज इट, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बार लास्ट में समराइज़ कर लेते हैं कि व्हाट आर द टेक्निक्स दैट वी हैव स्टडीड दस फार, ठीक है। अब देखो पहली टेक्निक तो हमने देखी थी कि स्टेप 1 में हमें क्या करना था, वी हैव टू जस्ट गो एंड रीड द ऑप्शंस। ऑप्शन में जाके हमें क्या करना था, वी हैव टू, सबसे पहले हमें देखना था कि वी हैव टू सी कि इलॉजिकल 1 को पहले हमें देखना था। अगर इलॉजिकल है तो बिल्कुल ही गलत है, और अगर लॉजिकल है देन वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू क्रॉस चेक इट, ठीक है। ओके, देन वी हैव टू फाइंड सम ग्रीन फ्लैग्स, टू फाइंड सम ग्रीन फ्लैग्स। ग्रीन फ्लैग्स क्या था आपके, आप देख लो जाके एक बार, वही सारा कि प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी को सपोर्ट करेगा। और रेड फ्लैग्स थे हमारे कुछ कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी को अगर वो डिमीन करता है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी को, या फिर वो एब्सर्ड है, ठीक है, या फिर आपके फार फेचड है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो क्या होगा, जनरली गलत होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें क्या करना है, हमें अपनी जीएस की नॉलेज को यूज़ करते करते सारे काम को करना है, ठीक है। समझ रहे हो, जीएस की नॉलेज को हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, दैट इज़ हाउ विल डू दिस एंड ट्रस्ट मी दिस कॉम्प्रहेंशन विल बी अ केक वॉक फॉर यू इफ़ यू वॉच दिस लेक्चर। एक बार 2 बार देखना है इसको अच्छे से एंड ट्रस्ट मी दिस विल बी लाइक अ केक वॉक फॉर यू एंड आई ट्राइड माई बेस्ट। ये पूरी की पूरा कंपाइलेशन जो मैंने दिया है आपको, यू विल नेवर फाइंड एनीवेयर ऑन द इंटरनेट लाइक दिस, ठीक है। एंड हर एक आस्पेक्ट को आई ट्राइड माई बेस्ट टू यू नो टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। फिर भी कोई डाउट आता है देन लेट मी नो, आई एम प्रिटी श्योर कि डाउट नहीं आएगा एंड यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन कॉम्प्रहेंशन। 95% प्लस एक्यूरेसी हम लोग अचीव करेंगे अपने प्रीलिम्स 2024 में, ठीक है। एंड यू गाइज आर गोइंग टू मेक मी प्राउड एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें कि विल बी सॉल्विंग द 2023 का कॉम्प्रहेंशन, जो कि मैंने एक्चुअली जो एग्जाम में सॉल्व किया था और मेरी 95+% एक्यूरेसी थी। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को मेरा कॉम्प्रहेंशन जो मेरा सीसेट क्लियर हुआ है उसमें सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिव जो रोल था वो कॉम्प्रहेंशन का ही था। अगर कॉम्प्रहेंशन नहीं होता तो मैथ्स इतना टफ था। आई हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, NIT बैकग्राउंड, स्टिल मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था कॉम्प्रहेंशन, सॉरी वो आपका मैथ्स, ठीक है। तो अगर कॉम्प्रहेंशन नहीं होता तो आप एक्यूरेसी उसमें नहीं होती तो मेरा शायद सीसेट नहीं होता, ठीक है। सो कॉम्प्रहेंशन मैंने कैसे सॉल्व किया था, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। इन चीज़ों को यूज़ करके 2023 का कल ही अपलोड हो जाएगा पेपर, हम लोग कल सॉल्व करते हैं।